ये काफी चौंकाने वाली बात है कि इस भयानक घटना के बाद भी मैं किसी तरह से जिंदा रहने में कामयाब रहा। मैं एक वकील हूँ जिसने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद हाल ही में अपनी फर्म खोली है, लेकिन 4 साल पहले मेरे लिए जिंदगी आसान नहीं थी। मैं एक बहुत ही जरूरतमंद परिवार से आया था, जहाँ मेरी माँ को 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए 2 बार नौकरी और वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। मेरे पिता नशे के आदी थे, जिन्हें अपने बॉस की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मेरी बड़ी बहन शैली ने मेरे पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 14 साल की उम्र में अपने कुसेल प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया। फिर वो हमें कभी नहीं मिले। उसी समय मेरी छोटी बहन जूड़ी और मैं हमारे पिता और हमारी सबसे बड़ी बहन से अलग सामान्य इंसान निकले, जो जीवन को इतना अधिक महत्व देते हैं कि इसे फेंक भी नहीं सकते। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मैंने स्कॉलरशिप की मदद से अपनी कॉलेज की डिग्री ली। भगवान का शुक्र है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। जूडी को प्री स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई और हमारी माँ, जिनका जीवन कभी भी शांतिपूर्ण नहीं था, कम से कम उन्हें शांतिपूर्ण मौत मिल गई, ये जानते हुए कि उनके 2 बच्चे अब अपने लाइफ में सेटल हैं। जूडी और मैं छुट्टियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन समय के साथ किसी तरह हम अलग हो गए। एक वकील होने के नाते मैं मुश्किल से ही अपने लिए समय निकाल पाता था। इसलिए जब मुझे प्रतिष्ठित लॉ फर्म में पहली नौकरी मिल गई तो मुझे केवल काम की परवाह थी। वो शनिवार की रात थी और मैंने अपना पहला केस जीत लिया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे सराहनीय प्रयासों के लिए सीनियर्स ने मेरी बहुत मदद की थी और आखिरकार लंबे समय बाद मुझे जश्न बनाने की जरूरत महसूस हुई। मैं इसे छोटा रखना चाहता था। मैंने ऑफिस छोड़ दिया और कैब ले ली। जैसे ही मैं नाइट क्लबों के पास से गुजरा, मुझे एहसास हुआ कि मैं तेज गाने और पार्टी एनिमल्स के बीच रहने के मूड में नहीं था। मैंने आसपास के छोटे पबों के लिए गूगल पर खोजबीन की। मैं अपने सभी विकल्पों पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरी नज़र राजमार्ग पर स्थित एक हुटर्स आउटलेट पर पड़ी। मैं पहले भी कुछ क्लाइंट्स और अपने कलीग्स के साथ हुटर्स में जा चुका हूँ। हम शहर छोड़कर हाईवे पर आ गए। एक शांत ड्राइव के बाद कैब ने मुझे बाहरी इलाके में स्थित स्थान पर उतार दिया। मुझे बाहर कारों और बाइकों की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहां कोई नहीं था। लाइटें जल रही थीं और प्रवेश द्वार पर ओपन लिखा हुआ था, इसलिए मुझे यकीन था कि ये खुला है। इस आशंका को नजरअंदाज करते हुए मैंने कदम बढ़ाया। अगर मैंने उस संकेत को गंभीरता से लिया होता, इसलिए लोग कहते हैं कि आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते ही मैं और भी हैरान रह गया। जगह पूरे जोश में थी। पुरुष बियर पी रहे थे, हंस रहे थे और खूबसूरत हुटर्स लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। बाहर से कोई नहीं बता सकता कि यहाँ इतने लोग हैं। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ आसपास हर आदमी बुरी तरह से नशे में था। उनकी आंखों में उनिंदापन झलक रही थी और उनके चेहरे नशे में लाल हो गए थे। एक कुर्सी पर एक मोटा आदमी बैठा था और उसके दोनों तरफ हुटर्स लड़कियां थीं। मैं कई हुटर्स के पास गया हूँ, लेकिन इसमें कुछ अजीब लगा। मैं बार में बैठ गया और अपने लिए एक बियर और कुछ चिकन विंग्स का ऑर्डर दिया। मेरे बगल में 3 रोज थे। एक हठीला नशे में धुत आदमी बाहर निकले हुए चेहरे के साथ बैठा था। उसने कांच के मग के अंदर फूटते बुलबुले को देखा और खुद ही मुस्कुरा दिया। मैंने उसे नशे में ये सब स्टंट करते हुए देखा। तभी एक मधुर सी आवाज ने मुझसे बात की, हे हैंडसम। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक सुनहरे बालों वाली हुटर्स लड़की मेरे पास खड़ी थी। एक ट्रे पर मेरे लिए बियर और चिकन विंग्स रखी हुई थी। हुटर्स की उसकी यूनिफॉर्म उसके फिगर को सभी स्थानों पर उजागर कर रही थी। मैं कभी फ्लोट करने वाला नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, उसमें कुछ ऐसा था जिससे मैं उसको खुद से दूर नहीं कर सका। क्या तुम्हारे मुंह पे ताला लगा हुआ है हैंडसम? हाँ, मेरा मतलब नहीं, माफ करना, हाय। तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मैं जेक हूं और तुम? मैं नैटली हूं। आज रात मैं तुम्हारी हुटर गर्ल्स बनूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगी। उसने मेरा ऑर्डर टेबल पर रखा और जाने से पहले एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान दी। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा मतलब है, लोग कभी कभी हुटर या किसी पब में फ्लर्ट करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपने सीमा से बाहर जा रही थी। मैं ये देखकर दंग रह गया था कि उसके इस तरह के व्यवहार से लोगों के आकर्षित होने का कोई डर नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपने खाने पर ध्यान दिया। चिकन विंग्स काफी टेस्टी थे और बियर का स्वाद तेज था।
मैं ज़्यादा नहीं पीता, लेकिन कोई भी बता सकता है कि सामान्य बियर का स्वाद ऐसा नहीं होता। मैं चिकन विंग्स का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालने ही वाला था कि मैंने एक बातचीत सुनी। ये वही शराबी आदमी था जो कुछ दूरी पर बैठा था। मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं नशे में हूँ। मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। लेकिन तुम यहाँ मजे कर रहे हो, उसका क्या तुम उसे मिस नहीं करोगे? हाँ लेकिन मुझे यहाँ 2 दिन हो गए हैं। तुम कितने फनी हो। तुम यहाँ बस कुछ घंटों से ही हो। तुम बहुत नशे में हो मिस्टर। क्या आपको यकीन है? हाँ मुझे है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। वो आदमी उठा और लड़की के पीछे उसके पालतू कुत्ते की तरह चल गया। जिस बात ने मुझे चिंतित कर दिया था वो ये था कि वो कह रहा था कि वो यहाँ 2 दिनों से है। वो स्पष्ट रूप से इतना नशे में है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी बियर पीने का सोचा। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी मुझे। जब मैंने अराजकता सुनी तो मेरी आंखें नैतली को ढूंढ रही थी। टेबल पर 2 हुटर्स लड़कियों के साथ बैठा मोटा लड़का अब अपने सीट से उठ गया। जब मैंने नैतली को अपनी ओर आते देखा तो वो मुश्किल से खड़ा हो सका। उस मोटे आदमी की लार टपकने लगी। वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद अन्य भी पुरुष या तो बाहर जा रहे थे या सोने के लिए शराब पी रहे थे, इसलिए किसी ने भी इस आदमी पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। मैं उन सभी के बीच एक शांत आदमी था, इसलिए मैं इस अजीब सीन को नोटिस करते हुए खुद को नहीं रोक सका। नताली उस आदमी के सामने रुकी। उसकी जादुई उंगलियां उसके गाल पर थीं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ बहुत। हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? जैसे ही उसने नैटली की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक सम्मोहित झलक दिखाई दी और कहा, बिल्कुल। इस जगह के बारे में कुछ, ये लड़कियां, ये आदमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। ये सब कुछ कितना अस्त व्यस्त था। मैं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अप्रत्याशित घटना घटी। नताली ने टेबल पर रखी बर्फ की बाल्टियों में से एक बर्फ तोड़ने वाला टुकड़ा निकाला। फिर उसने तेज बर्फ तोड़ने वाला टुकड़ा उस आदमी की ओर बढ़ाया और कहा, इससे अपने हाथ पर वार करो। क्या क्या क्या? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें किस मिलेगा। क्या तुम मुझसे किस नहीं चाहते? हाँ करता हूं। तो फिर करो, अभी करो। उस आदमी ने उससे बर्फ का टुकड़ा ले लिया और अपने बाएं हाथ पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया, जबकि वो दर्द से चिल्ला रहा था। सभी हुटर्स लड़कियां मंत्रमुग्ध चुड़ैलों की तरह हंसने लगी। उनकी संचित हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मेरी हड्डियों को ठंडा कर दिया था। डर की ठंडी लहरों ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। ये क्या जगह है? ये लड़कियां कौन हैं? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ हर आदमी नशे में था। उस बियर में कुछ ऐसा था जिससे वो सब कुछ भूल गया और उसे विश्वास हो गया कि वो यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहा है। मोटे आदमी का बहुत खून बह रहा था और किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की और लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। इसका फायदा उठाकर मैं एग्जिट डोर की ओर भागा, लेकिन वो बंद था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो हैंडसम? मैंने मुड़कर देखा तो नताली मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई सुंदरता नहीं थी। वो एक शिकारी की तरह क्रूर लग रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अब तुम क्यों जाना चाहते हो? पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है। हम बहुत मजा करने वाले हैं। मैंने देखा कि उसकी कमर पर एक बड़ी जंग लगी चाबी लगी हुई थी और मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और उसका दांत गिरा दिया। वो लकड़बग्घे की तरह चिल्लाई और अपना जबड़ा पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उससे चाबी छीन ली, एक मौका लिया और दरवाजा खोल दिया। मैं हुटर्स लड़कियों को भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह चिल्लाते और मेरी ओर दौड़ते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक उनकी आंखें कम नहीं हो गई। मैं ये नहीं बता सकता कि मैं उस रात घर कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे उस ट्रक ड्राइवर को $100 देना याद है जिसने मुझे लिफ्ट दी थी।
उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने मेरी कितनी बड़ी मदद की। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था और उन्हें उस बीमार हुटर्स आउटलेट के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं दोबारा वहां गया तो शायद जिंदा वापस ना आ सकूं। डर वास्तविक है, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। कुछ कम वेतन वाली घटिया नौकरियों के बाद मैं सड़क पर रहने के कगार पर थी। मैं कुछ पैसों के लिए अपने डैड को फोन करने ही वाली थी कि मेरी रूममेट कैथी ने कहा, तुम्हें पता है होटल्स नई लड़कियों को ले रहा है, तुम्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कभी कभी कुछ बुरे लोगों से मिलना होगा। एक महिला होने के नाते मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। क्या तुम श्योर हो? हाँ, डिपार्टमेंट स्टोर में मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने मुझे सब बता दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैंने सुना है कि वो अच्छा पे करते हैं। उसकी सलाह मानकर मैं अगले दिन हुटर्स आउटलेट पर गई, जो जंगल से सटा हुआ काफी एकांत इलाका था। लंबा हाईवे किसी दूसरी दुनिया के रास्ते की तरह खड़ा था। दिन के उजाले में भी क्षेत्र काफी व्यस्त था। मैं अंदर गई और देखा कि दो आदमी साफ सफाई कर रहे थे। एक आदमी लगभग 50 साल का था। वो उन पर कड़ी नजर रख रहा था। मुझे अंदर आते देख उसने मेरी ओर देखा और उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। यस, मेरा नाम ओलिविया है। मैंने सुना है कि आप कर्मचारियों की तलाश में हैं। हुटर्स लड़की। सॉरी, मैं एक और हुटर्स लड़की की तलाश में हूं। तुम कहाँ रहती हो? 2 ब्लॉक्स दूर। तुम राइली के साथ घर जा सकती हो क्या? यहां नियम है, पहला, शिफ्ट के दौरान हमेशा यूनिफॉर्म पहनो। दूसरा, ग्राहकों को सहज महसूस कराएं। और तीसरा, काम के बाद कभी भी अकेले घर ना जाएं। तुम कल से शुरू कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस नौकरी की जरूरत थी। कोने में शेल्फ से अपने यूनिफॉर्म का साइज सिलेक्ट कर लो और लेट मत आना। ओनर एक स्पष्टवादी और पीछा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए मैंने बिना किसी देरी के अपनी यूनिफॉर्म उठाई और चली गई। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा फिगर अच्छा था, जिससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। अगले दिन मैं पूरी तरह से सज धज कर होटल्स पहुंची। 3 अन्य लड़कियां रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार होकर खड़ी थीं। मैं उनके पास गई और अपना परिचय दिया। वे सभी मेरे लिए अच्छी थीं। उन्होंने मुझे गरीब्स और छिछोरे लोगों से चतुराई से संभलने के लिए टिप्स दी। मैंने उनसे पूछा कि राइली कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आज छुट्टी पर है। जैसे ही दरवाजा खुलने का संकेत बदला, रेस्टोरेंट लोगों से भर गया। हमने अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान रखते हुए ड्रिंक्स और खाना परोसना शुरू कर दिया। हालांकि ज्यादातर ग्राहकों ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वास्तव में कुछ छिछोरे लोग भी थे। एक लड़का हम सभी के साथ लगातार फ्लर्ट कर रहा था। वो हमारे शरीर की तारीफ करते और इस जगह को बार बार स्वर्ग कहते। मेरी कलीग समंथा एक स्मार्ट लड़की थी। किसी बहस में पड़ने के बजाय उसने उस आदमी को शराब पिला दी ताकि वो कुछ देर तक चुप रहे। मेरा पहला दिन होने के कारण मैं घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास भी था। 3 घंटे बिना किसी परेशानी के बीत गए। कस्टमर्स समुद्र की लहरों की तरह आते गए और चलते गए। मुझे उम्मीद थी कि रात इसी तरह से कट जाएगी जब मैंने अपने पीछे जूतों की झंकार सुनी। मैं अपनी पीठ प्रवेश द्वार की ओर करके खड़ी थी, इसलिए मैंने उस ग्राहक को नहीं देखा जो अभी अभी अंदर आया था। मैं पीछे मुड़ी और देखा कि बार के पास फ्रेडी क्रूवेकर जैसे कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। ये ना तो हैलोवीन था और ना ही रेस्टोरेंट में थीम वाली पार्टी थी, इसलिए उसके कॉस्ट्यूम में सभी की निगाहें उस पर टिका थी। लेकिन वो ध्यान देने के मामले में काफी सहज था और इससे परेशान नहीं दिखा। उसकी कॉस्ट्यूम इतनी शांत थी कि उसके आंशिक चेहरे को ढकने वाले जले हुए निशान भी वास्तविक लगते थे। जब हमारी नजरें मिली तो वह रेस्टोरेंट के चारों ओर देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई और उसने अपने धातु जैसे नाखूनों से मेरी ओर लहराया। उसके व्यवहार से भयभीत होकर मैंने उसकी ओर पीठ कर ली और दूसरे टेबल पर कस्टमर्स की मदद की।
मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। समांथा मेरे पास आई और बोली, क्या तुमने उस बेवकूफ आदमी को देखा? शायद उसे डरावनी फिल्में पसंद हैं। क्या वो तुम्हें गंदी नजरों से नहीं देख रहा? चलो इतना सोचो मत, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इसमें कुछ गड़बड़ होने मत दो। साथ ही कुछ घंटों में तुम घर चली जाओगी। हाँ, लेकिन वो तब तक वहीं बैठा रहेगा और मुझे देखता रहेगा। समांथा ने मुझे आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसे देखती तो मेरी चिंता बढ़ जाती। आधी रात के करीब था और हम बंद होने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने अपने पीछे एक डरावनी आवाज सुनी, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हैरान चेहरे के साथ मैं पीछे मुड़ी और देखा कि फ्रेडी क्रूएगर जैसी पोशाक वाला वो आदमी अब मेरे पीछे खड़ा था। वो और भी अधिक मुस्कुराया। मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं मजबूत होकर सामने आई। सॉरी मिस्टर, अब क्लोजिंग का टाइम हो गया है। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं था। शायद तुम्हें भी बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तुम अपेक्षा से कहीं अधिक हो। क्या तुम जानती हो, हमारा सबका जीवन एक सपना मात्र है। मुझे लगता है कि तुम इतने नशे में हो कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुम नकली हो। यह घर जाने का समय है, इसलिए भाग जाओ। मैंने जाने के लिए एक कदम उठाया जब उसने मेरा रास्ता रोक दिया। जब उसने मुझे घूर कर देखा तो मेरा शरीर सुन्ना हो गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर उसका गुस्सा हावी हो गया। फिर वो मेरे पास आया और उसने ठंडी आवाज से कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बाहर चला गया और मैं पसीने से लथपथ कुर्सी पर बैठ गई। समांथा ने मुझे एक गिलास पानी दिया और मुझसे कहा कि बॉस को उसके बारे में कंप्लेंट कर दो। हम सभी ने कपड़े बदले और घर की ओर निकल पड़े। समांथा ने मुझे अगले ब्लॉक तक लिफ्ट दी और फिर अपने घर चली गई। वो दूसरी तरफ रहती थी, इसलिए मेरे पास अकेले घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये 10 से 12 मिनट की वॉक थी, लेकिन ये वॉक काफी लंबा महसूस हो रहा था। सड़कें खाली थीं। एक आवारा कुत्ता कुछ दूर तक भौंका और फिर झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। मेरे चारों ओर सन्नाटा मुझे इतना सता रहा था कि मैं अपने ही कदमों की आवाजें सुनकर डर महसूस कर रही थी। मैं आधे रास्ते में ही थी कि मैंने किसी के पीछे मुड़ने की आवाज सुनी। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रेडी क्रूएगर पोशाक में वो आदमी मेरा पीछा करने लगा। वो अपने नुकीले धातु वाले पंजे उठाकर मेरी ओर तेजी से दौड़ा और मैं जोरों से चिल्लाई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। तथ्य यह है कि उसने इस तरह से मेरा पीछा किया, यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वो किसी भी तरह से मुझे चाहता था। वो पागलों की तरह हंस रहा था, मेरे डर का आनंद ले रहा था। मैंने हिल्स पहन रखी थी, इसलिए मैं तेज नहीं भाग सकी, लेकिन मेरे पास अपने जूते उतारने का भी समय नहीं था। मैं जानती थी कि यदि मैं रुकी तो वो मुझे पकड़ लेगा और यदि उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैंने दौड़ते समय 911 डायल किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं फोन कर पाती, एक बड़ा पत्थर मेरी कलाई पर जोर से लगा और मैं जमीन पर गिर गई, जिससे मेरा पैर टूट गया। मुझे इतना खतरनाक महसूस हुआ कि मेरी टूटी हुई हड्डी मेरी त्वचा से नीचे उभर आई। मेरे शरीर की एक हड्डी को इस तरह से बाहर निकलता देखना एक भयानक दृश्य था। पर जब मैं जमीन पर पड़ी हुई थी तो वो आदमी हंसा और मेरे सामने आकर रुका। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे कहा था जिंदगी एक सपना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए था ना? अच्छा, तुम मेरा नंबर ले सकते हो। देखा, इसलिए तुम जैसी दुबली पतली चुड़ैलों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तुम मूर्ख लड़कियां पहली बार तो नहीं सुनती। तुम सभी सोचती हो कि तुम दुनिया की मालकिन हो क्योंकि तुम सुंदर हो और बाकी लोग सिर्फ गंदगी हैं। मैंने ये निशान नहीं मांगे थे, लेकिन फ्रेडी ने मुझे जीने की एक वजह दी। जब मैंने उस फिल्म को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो वही है जो मुझे जीवन में बनना चाहिए। तुम तो बस बीमार हो। प्लीज, इसे इस तरह से होना जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा।
अब उसने ये कहते हुए उसने अपने धातु के पंजे उठाए और मेरे चेहरे पर वार करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब मैंने उसके पैरों के बीच लात मारी तो वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया और उसका सिर फोड़ दिया। एक जोरदार झटके से वो आदमी बेहोश हो गया। मैंने 911 पर कॉल किया और पुलिस के आने तक वहीं इंतजार किया। पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और वो पूरे समय बेहोश रहा। फिर वे मुझे इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में ले गए। मेरा बहुत खून बह रहा था और मुझे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो आदमी बोरिस के पीछे है और मुझे आशा है कि वो कभी आजाद नहीं होगा। ये 2016 के उस तरह के हत्यारे जोकर चरण के दौरान हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं, लेकिन अगर आप उस दौरान अमेरिका में थे तो इस बात की अच्छे से संभावना है कि आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 2016 में ये बीमार प्रवृत्ति जहाँ लोग जोकर के रूप में तैयार होते थे और लोगों को डराते थे, क्योंकि पूरी घटना से कुछ सबसे डरावनी कहानियां भी आईं। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसने मुझे वास्तव में कभी परेशान नहीं किया। अब मुझे लगता है कि यह ध्यान देना जरूरी है कि मैं हाल ही में शिफ्ट हुआ था और इसी वजह से मैंने एक नई हाई स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। मेरे स्नैपचैट यूजर नेम के बारे में खबर पूरे स्कूल में फैल गई, क्योंकि स्कूल से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐड हो रहे थे। मैंने अपने यूजर नेम बहुत से लोगों को दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये इतना अजीब था। मैंने बस उन सभी को वापस ऐड कर लिया जिन्होंने मुझे ऐड किया था। मुझे याद है कि वो शुक्रवार का दिन था। मैं स्कूल से वापस आया ही था और रात के 8 बज रहे थे। मेरी इतनी देर तक रुकने का कारण ये था कि उसी रात स्कूल में वॉलीबॉल के ट्रायल्स चल रहे थे और मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था। मुझे याद है जब मैं घर पहुंचा तो मैं कुछ खा रहा था, तभी मेरी कजिन का मैसेज आया और उसने पूछा कि क्या वो आ सकती है। बेशक मैंने हाँ कहा, क्योंकि आखिरकार वो शुक्रवार था और लगभग 1 घंटे तक हमने लिविंग रूम में नेटफ्लिक्स देखा। इस पॉइंट पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब मैंने मजाक में अपनी कजिन से उसके ठीक पीछे वाली खिड़की से बाहर देखने को कहा था। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मजाक करते थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे। हालांकि इस बार जब उसने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा कि उसने सच में वहां किसी को देखा है। मैंने बस यही सोचा कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और इसके बारे में लगभग भूल गई थी। ऐसा लगभग 1 घंटे के बाद हुआ जब अचानक मेरा डॉग उछलकर सामने के दरवाजे की ओर भागा और अग्रेसिव तरीके से भौंकने लगा। मैं और मेरी कजिन एक दूसरे को देखने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा कुत्ता बेहद शांत था और वो तभी भौंकता था जब उसे खतरा महसूस होता था। इसने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने कई महीनों से उसे भौंकते हुए नहीं सुना था। मैंने सोचा कि संभव हो सकता है कि उसने टीवी या किसी चीज पर शोर सुना होगा, लेकिन हम जो फिल्म देख रहे थे वो लगभग 30 मिनट पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार लगभग 1 बजे मैंने और मेरी कजिन ने ऊपर जाकर सोने का फैसला किया। यह पल मुझे आज भी पूरी तरह से याद है। मैं अपने फोन पर लेटा हुआ स्नैपचैट चेक कर रहा था, तभी मैंने स्नैप मैप खोलने का फैसला किया और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैप के अनुसार 4 अन्य लोग मेरे लोकेशन के पास ही थे। मैं देख सकता था कि 4 बिटमोजी एक दूसरे के बहुत करीब एक ग्रुप में थे। उनमें से एक मेरी कजिन थी, लेकिन अन्य 3 कोई और अनजान लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगा कि कौन मेरे इतना करीब होगा। मैंने उन सभी की प्रोफाइल्स देखी, लेकिन मुझे उनमें से किसी को भी ऐड करना याद नहीं है। मुझे पता था कि किसी भी पॉइंट पर मुझे इसका एहसास हुए बिना ही ऐसा हो गया होगा। मैंने इसके बारे में अपनी कजिन को बताया और हम जांच करने के लिए नीचे गए और सुनिश्चित किया कि सभी दरवाजे बंद हैं। जिस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए था वो ये है कि दिन में ज्यादातर बर्फ गिर रही थी और जैसे ही हमने दरवाजे की जांच की, हम ताज़ा पैरों के निशान देखने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे पता चला कि लोग प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहे हैं। जब मैंने स्नैप मैप चेक किया तो पता चला कि 3 लोगों के स्थान आखिरी बार 1 घंटे पहले देखे गए थे और 1 घंटे पहले की बात है जब मेरे कुत्ते ने बिना किसी कारण से सामने वाले दरवाजे पर पूरी तरह से भौंकना शुरू कर दिया था। जितना ज्यादा मैंने हर चीज के बारे में सोचा, उतना ही अधिक ये जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही घर की तलाशी ले ली थी और सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। इस रात घर पर केवल मैं और मेरी कजन ही थी और हम पुलिस को फोन नहीं करना चाहते थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे घर के चारों ओर वास्तव में कई कैमरे थे और मुझे लगा कि मुझे उनकी जांच करनी चाहिए।
मुझे तभी याद आने का कारण ये था कि जैसे कि मैंने कहा था, हम सभी हाल ही में घर में शिफ्ट हुए थे। हमने ये देखना शुरू किया कि पिछले कुछ घंटों में कैमरा ने क्या देखा था। अब फुटेज को देखते समय आप वास्तव में एक सेटिंग चालू कर सकते हैं ताकि ये आपको वही विकल्प दिखाए जहां गति का पता चला था। इसलिए मैंने इसे चुना और उसने गति का पता लगाने वाले कैमरों से क्लिप दर क्लिप चलाना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग सभी के कैमरे के सामने पेड़ की शाखाएं उड़ती हुई या इस तरह की सामान्य चीजें दिखाई गईं। लेकिन आखिरकार हमें कुछ अजीब लोगों की क्लिप दिखाई दी गई जिन्हें हमने अपनी प्रॉपर्टी पर पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी सिर से पांव तक जोकर की पोशाक में थे। हर किसी के हाथ में बेसबॉल का बैट था। जोकरों को एक अधिक बार घूमते हुए अधिक क्लिप दिखाई दी गई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अंदर देखने की कोशिश की, अपने हाथ खिड़कियों से सटा दिए। मैं और मेरी कजिन दोनों इस समय बिल्कुल डर गए थे और हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। हालांकि हमने नहीं सोचा था कि इससे कोई खास फायदा होगा, क्योंकि सभी क्लिप लगभग 1 घंटे पुरानी थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और प्रॉपर्टी के चारों ओर देखा और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला। निसंदेह उस समय उन्हें कोई नहीं मिला और उन्होंने बस हमें ये बताया कि वो पूरी रात आसपास के एरिया की कशत करेंगे। हम अतिक्रमण करने वाले जोकरों पर रिपोर्ट बनाएंगे और पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कुछ फुटेज और यहाँ तक कि हमारे स्थान पर मौजूद स्नैपचैट के यूजर नेम्स शामिल होंगे। मैं निश्चित रूप से सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं उनके प्रोफाइल्स की स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं अभी भी नहीं जानता कि वे लोग कौन थे और उन्हें मेरी स्नैपचैट की आईडी किसने दी। कुछ साल पहले जब मैं 15 साल का था, मैं वास्तव में स्नैपचैट का आदी हो चुका था। मैं अपना स्नैप स्कोर बनाने को लेकर एक तरह से जुनूनी था, इसलिए मैं किसी भी तरह के लोगों को ऐड करता गया और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐड भी किया। मुझे पता है ये बहुत अजीब था, लेकिन इतना यंग होने के कारण मेरा स्नैप स्कोर एक नंबर था जो किसी भी कारण से मेरे लिए मायने रखता था। मेरे स्कूल से बहुत सारे लोग मेरे स्नैपचैट प्रोफाइल पर ऐड हो चुके थे। जब उनमें से एक ने कहा कि हमें मॉल में जाना चाहिए, उनमें से बहुत सारे लोग सहमत थे, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी पर इसे पोस्ट किया कि क्या मुझे कोई लेने आ सकता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा था जिसे मैं जानता था, लेकिन मुझे उस आदमी का रिप्लाई आया जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था और मैं उसके बिटमोजी को नहीं पहचान सका और मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उसने बताया कि वो मेरा स्नैपचैट पर फ्रेंड था, लेकिन पहले हमने कभी भी बातचीत नहीं की थी। उसने मुझे मैसेज भेजा कि वो बोर हो गया है और उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी उसी अवस्था में रहता है, लेकिन जिस शहर में उसने कहा था कि वो रहता है वो कम से कम मेरी जगह से 2 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने उससे कहा कि वो इसके बारे में चिंता ना करे और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मॉल तक ले जाने के लिए 2 घंटे ड्राइव करे। इस पॉइंट पर पूरी बातचीत मुझे खराब लगी। मैंने उससे कहा कि वो मुझे लेने आ सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो मुझे अपनी तस्वीर भेजने को तैयार हो। मैं बस सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसने मुझे एक स्नैप भेजा। जब मैंने उसे खोला तो मुझे 30 साल का एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, हालांकि जैसे उसके आधे दांत गायब थे। मैं 1 सेकंड के लिए वहीं बैठा रहा और मन ही मन सोचता रहा, उस आदमी को कैसे पता कि मुझे कहां से लेना है। उसने मेरा एड्रेस नहीं पूछा था। तभी मेरा दिल बैठ गया, ये महसूस करते हुए कि मेरे पास मेरा स्नैप मैप है, जिसका मतलब ये है कि ऐप पर मेरा फ्रेंड मेरा लोकेशन देख सकता था। मैं घबरा गया और तुरंत माफी मांगते हुए उस व्यक्ति को जवाब दिया और कहा कि मेरा एक नजदीकी फ्रेंड मुझे वहां तक छोड़ देगा। अब जाहिर है कि ये बात सच नहीं थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को लिफ्ट देना चाहता है जिसे वो जानता ही नहीं था। साथ ही वो आदमी डरावना लग रहा था। हालांकि जहां तक मुझे पता है वो कभी नहीं आया। मैं गली में रहता हूँ और आमतौर पर मेरे घर के पास से बहुत सी कारें गुजरती हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कम से कम अगले कुछ दिनों तक वो काली एसयूवी लगातार मेरे घर के चक्कर काट रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये वही आदमी है या नहीं। लगभग 1 महीने बाद मैं फेसबुक पर था। अपनी फीड को स्क्रॉल करते हुए मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। वो एक आर्टिकल था जिसमें एक क्राइम सीन के बारे में लिखा हुआ था। मैं आमतौर पर उन आर्टिकल्स को स्क्रॉल कर देता हूँ, लेकिन जब मैंने इसका थंबनेल देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपने फेसबुक के फीड पर उस स्नैपचैट वाले आदमी को देख सकता था
जिससे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। मेरे मन में कोई डाउट नहीं था कि ये वही था। न्यूज़ के टाइटल में ये लिखा हुआ था कि उसे मर्डर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने अपनी हिम्मत पर भरोसा करके और उस आदमी से सवारी स्वीकार ना करके एक बड़ी अनहोनी से खुद को बचा लिया था। मैं 29 साल का हूँ और मैं निचले ईस्ट वर्जीनिया में एपेलेशियन रेंज के किनारे रहता हूँ। मैं सालों से बैकपैकिंग और कैंपिंग करता रहा हूँ। आसपास के पहाड़ों के चारों ओर विभिन्न ट्रेल्स की खोज करता रहा हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे कुछ ही मील की दूरी पर रहता था, वो अक्सर इन ट्रेल्स पर मेरे साथ शामिल होता था। हम आम तौर पर हर साल पतझड़ के मौसम में एक हफ्ते की ट्रैकिंग और कैंपिंग का प्लान बनाते थे। 2019 में हमने पर्वत श्रृंखला के पार पहाड़ों की चोटी पर एक छोटी सी झील तक जाने का फैसला किया। हालांकि यात्रा से पहले के दिनों में मेरे दोस्त को काम से छुट्टी नहीं मिल पाई और इसी कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाया। लेकिन मैंने पहले से ही पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और मैंने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया था, इसलिए मैंने अकेले जाने का फैसला किया। सोमवार की सुबह मैं पास के ही एक ट्रेल पर गया, फिर ट्रैकिंग शुरू की। ये कोई आम ट्रैकिंग नहीं था जो कि आप रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। इन बैकपैकिंग ट्रेल्स में परिभाषित पथ नहीं थे, इसलिए आप जहां जा रहे हैं वहां नेविगेट करने के लिए आपको मैप, कंपास और स्थलों का उपयोग करना होगा। आमतौर पर दूरी में एक बड़ा मील का पत्थर होता है, जैसे एक विशिष्ट चट्टान का निर्माण जिसकी ओर आप बढ़ते हैं। मैंने पहले 2 दिन पहाड़ों की एक चोटी की ओर पैदल यात्रा करते हुए बिताए। दूसरे दिन अब अंधेरा हो गया था। मैंने वहां कैंप लगाया। रिज पर पहुंचने के कई घंटे बाद मैंने टेंट गाड़ दिया और आग जलाई। फिर अपने बैग में लाए गए कुछ खाने को गर्म किया। सूरज पहले ही डूब चुका था और लगभग 8 बज रहे थे जब मैं आराम करने और पढ़ने के लिए अपने टेंट में गया। मैंने सोने से पहले इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे चालू छोड़ दिया। पढ़ने में 20 मिनट और बाहर आग की तेज आवाज के बीच मैंने अपने टेंट के ठीक पीछे एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने सोचा कि ये कोई भालू होगा जो मेरे खाने की खुशबू से आकर्षित हुआ होगा। हालांकि मैंने कुछ और नहीं सुना। मैं टेंट से बाहर निकला और अपने टेंट के पीछे पेड़ों की कतार में टॉर्च की रोशनी डाली। मैंने किसी भी शिकारी को डराने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी किसी के भागने की कोई आवाज नहीं आई। ये अजीब था क्योंकि छड़ी का टूटना बहुत अलग था। निश्चित रूप से उस पर किसी चीज के पैर पड़ने से हुआ था। मैं कुछ देर और टेंट से बाहर रुका। आग बुझाने और अंदर जाने से पहले लगातार इधर उधर देखता रहा। उस रात मेरा सोना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरा ध्यान सुबह के समय और आसपास के आवाजों को सुनने में कंसंट्रेट कर रहा था। मैं इस बात से लगभग हैरान था कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। मैंने कैंप साइट पर अपना टेंट और बाकी सब चीजें पैक कर ली। फिर तब तक चलता रहा जब तक मैं रिज पर नहीं पहुंच गया। वहां से झील की ओर सीधा रास्ता था। मैं अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मैं सनसेट से लगभग 1 घंटे पहले झील के किनारे पहुंच गया था। झील बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं इसके चारों ओर घूमा और सीन को एंजॉय किया। फिर मैंने अपना टेंट झील के किनारे एक पेड़ के पास लगाया। जैसे ही मैं आग के पास बैठा, मैं इधर उधर देखता रहा। मुझे अपने पीछे पेड़ों के बीच कहीं हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कि मैं बस पागल हो रहा था। ये बिल्कुल किसी के कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं हो सकता। उस वक्त इतना अंधेरा था कि बिना टॉर्च और आग के कुछ भी देखना असंभव था। 1 घंटे बाद मैं अपने टेंट में वापस लौट आया और लेट गया। हर कुछ मिनटों में मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि वे इतने शांत थे कि मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता कि वे क्या थे। आखिरकार मैं इतना थक गया था कि मैं सो गया। फिर मुझे लगता है कि सोने से 1 घंटे बाद ही मैंने किसी को मेरे टेंट से दूर भागते हुए सुना और मैं जाग गया। मैं झटके से उठा और टेंट से बाहर भाग गया।
मैंने अपनी टॉर्च पकड़ ली और कदमों की दिशा में देखा। मैंने वहां किसी को भागते हुए देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैंने नीचे देखा तो वहां टेंट के चारों ओर पैरों के निशान थे, जैसे कि वे मेरे चारों ओर घूम रहे थे और मेरे आसपास कुछ चीज ढूंढ रहे थे। मैंने जितने जल्दी हो सके कैंप फायर को फिर से शुरू किया ताकि मैं आसपास के नज़ारे को अच्छे से देख सकूं। मैं बहुत डर गया था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी रात आग के पास बैठा रहा, लेकिन मैंने फिर कभी ना ही कुछ देखा ना ही कुछ सुना। अगली सुबह मैंने झील की कुछ फोटोज ली और मैं वहां से निकल गया। मैंने वहां पूरे दिन रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछली रात जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत डर गया था। सौभाग्य से मैं बिना किसी परेशानी के वापस आने में सफल रहा, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान मुझे अपने बैकपैक से कई चीजें गायब नजर आने लगी, जैसे छोटे मोटे खाने का सामान, कुछ टूल्स और बहुत कुछ। लेकिन आज भी मेरा बैग मेरे साथ रहता है। मुझे आश्चर्य है कि जो कोई उस रात मेरे टेंट के बाहर था वो असल में अंदर घुस गया था, और जब मैं सो रहा था तो उसने मेरे बैग से कुछ चीजें चुरा ली। इसके बारे में सोचने से भी मेरी रूह कांप उठती है। मुझे कैंपिंग करना पसंद रहा है, खासकर पतझड़ के मौसम में जब पत्तों के रंग बदल रहे होते हैं। इसलिए जब मेरी बेस्ट फ्रेंड कीटी ने मुझसे उसके बर्थडे के दिन कैंपिंग पर जाने के लिए कहा तो मैंने उसे मना नहीं किया। हमने अपना सामान पैक किया और जंगल में एकांत स्थान की ओर निकल पड़े, जहां कीटी की फैमिली सालों से कैंपिंग कर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे बहुत शांति का एहसास हुआ, लेकिन एक अच्छे वे में। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में केवल हम ही दो लोग हैं। यात्रा उम्मीद से थोड़ी छोटी थी, और जब हम कैंप साइट पर पहुंचे तो हम अपना कैंप लगाने में बिजी हो गए। इसमें हमें केवल 1 घंटे का समय लगा, और कैंप लगाने के बाद हमने आसपास की जगहों पर घूमने का फैसला किया। हम घिसे पिटे रास्ते से बिल्कुल सीधे चलते गए, बस खोज करते हुए, जब तक कि हम एक धुंधले रास्ते पर नहीं पहुंच गए। कीटी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। हमने जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते का अनुसरण किया और हम एक लकड़ी से बने हुए केबिन की तरफ पहुंच गए। ये छोटा था और मौसम की मार झेल रहा था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत भी ढीली थी। कीटी इसका पता लगाने के लिए एक्साइटेड थी और मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वास्तव में थोड़ा एक्साइटेड भी था। जब हम अंदर गए तो ये क्लियर था कि वहां सालों से कोई नहीं आया था। हमने कुछ देर तक इधर उधर ताक झांक की, किसी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट की खोज की और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में सुराग ढूंढा, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। जैसे ही हम निकलने वाले थे मैंने कुछ अजीब देखा। केबिन के कोने में एक दरवाजा था जिस पर मेरा ध्यान पहले नहीं गया था। वो बहुत छोटा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने इसके बारे में कीटी को बताया और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। ताला बहुत पुराना लग रहा था, उस पर पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, ये जानते हुए कि अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था। कीटी बाहर गई और एक बड़ा पत्थर उठाकर मुझे दे दिया। केवल कुछ ही हिट्स बाद वो ताला टूट गया। जैसे ही हमने ताला निकाला दरवाजा जमीन से टकरा गया। घना अंधेरा था और हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कीटी ने अपनी टॉर्च दरवाजे से घुमाई और वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। हम दोनों अब डरे हुए थे, लेकिन हमने खुद को आश्वासित किया कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था और यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं थी। मैं खड़ी सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगा। ये बहुत लंबा नहीं था, केवल 8 से 10 कदम पहले ही ये एक कमरे में खुल गया और हमने जो वहां देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर कई छोटे छोटे गद्दे थे, साथ ही कुछ फर्नीचर थे। हालांकि वे बहुत आधुनिक दिखते थे, जैसे कि गद्दे 5 साल से ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। इसके बारे में कुछ बात ने मुझे भयभीत कर दिया।
और हम दोनों ऊपर की ओर भागे। हमने दरवाजा फिर से धक्का देकर बंद कर दिया और वहीं खड़े रहे। इस बात से सहमे हुए थे कि हमने क्या देखा। हमने इस बात पर बहस की कि ये कोई क्राइम वाली जगह थी, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा था। जब मैं बात कर रहा था तो किटी ने मुझे अचानक से चुप कर दिया। दूर से कदमों की आवाज केबिन की ओर आ रही थी। वे उसके पास तक आए, लेकिन अजीब बात है कि वे बिना रुके उसके ठीक सामने से चले गए। मैं किटी के चेहरे पर डर देख सकता था। जैसे ही वे दूर हो गए, हम वापस अपने कैंप साइट की ओर आगे बढ़े। हमने पुलिस को फोन किया, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ करना पड़े। फैक्ट यह है कि वो व्यक्ति बिना रुके चलता रहा। इसका मतलब था कि वो केबिन से परिचित था। हमें नहीं पता था कि ये किसी बुरे घटने के कारण था या नहीं, इसलिए हमने पुलिस को निर्णय लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने केबिन और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बारे में वे कुछ कह सकें। ये वास्तव में अजीब था, और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ बुरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे उचित ठहरा सके। ये कुछ समय के लिए हमारे शहर में एक बड़ी बात बन गई, जिससे समुदाय हर संभावना और सिद्धांत के बारे में बातें करने लगा कि केबिन का उपयोग किसके लिए किया गया था। शहर ने केबिन को भी तोड़ दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग इसमें जाएं। इसका अभी भी कभी पता नहीं चल पाया है, और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो है जो जानता है कि वहां कुछ भयानक था। उस समय मैं 21 साल की थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने कंसल्टेंसी फर्म के लिए काम करना शुरू किया था, जो वहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। मैंने गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाए, लेकिन मैं हमेशा दूसरे देश की यात्रा करने और विदेश में पढ़ाई करने के सपने देखती थी। यदि मैं कभी उस सपने को साकार करना चाहती थी तो मुझे एक और इनकम सोर्स की जरूरत थी। ये उस समय की बात है जब ओनली फैंस काफी चर्चे में था। जिन लोगों को नहीं पता कि ओनली फैंस क्या है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ओनली फैंस एक वेबसाइट है जहाँ लोग, ज्यादातर महिलाएं, अपने अंग प्रदर्शन करके पैसे कमाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये एडल्ट वाली वेबसाइट है। ये काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इस वेबसाइट को काफी पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत घटिया है। मैंने महिलाओं के बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं जहां उन्होंने बस अपने घरों में आराम से बैठकर अपने अंग प्रदर्शन करके बहुत सारे पैसे कमाए। मैंने ओनली फैंस पे एक अकाउंट बनाया और अपने पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया। फिर मैंने अपनी बिकनी पहने हुए कुछ पिक्चर्स ली और उन्हें अपलोड किया। मैंने अपना जाल बिछा दिया था। अब मुझे बस कुछ मछलियों के तैर कर आने का इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद मैंने कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, जिनमें से सभी ने $10 प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था और कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए। मैंने खुद से वादा किया था कि साइट के माध्यम से मैं जो भी पैसा कमाऊंगी मैं उसे अपने ट्रैवल में यूज करूंगी, और जब मेरे पास वर्ल्ड टूर के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो मैं इस साइट को छोड़ दूंगी। इस बीच मुझे अपने ऑफिस में बहुत काम करना था। एक दोपहर में एक बिजनेस मीटिंग में थी जहां बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे। बिजनेस कार्ड अभी भी एक औपचारिकता है, और मैंने दर्जनों संभावित ग्राहकों को कुछ कार्ड्स दिए जो हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे। ईमानदारी से कहूँ तो उस दिन मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी। वे सभी एक जैसे सूट और उनके हेयर स्टाइल भी सेम थे। मैं उन सभी के चेहरे और नामों को याद नहीं रख पाई। मीटिंग से थककर मैं घर लौटी। उस शाम सोने से पहले मैंने ये देखने के लिए ओनली फैंस अकाउंट को चेक किया कि चीजें कैसी चल रही हैं। ओह ग्रेट, मेरे पास एक नया सब्सक्राइबर था। जॉन स्मिथ नाम के साधारण यूजर नेम से जाने जाने वाले इस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि मैं एक्टिव हूँ, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। $10 प्रति महीने, इतना तो नेटफ्लिक्स भी चार्ज नहीं करता। ये वर्थ इट है, तुम्हें निराशा नहीं होगी। अब तक मैंने जो देखा वो काफी अच्छा लगा मुझे। आप बहुत ही सुंदर हैं। ओह बहुत बहुत थैंक्स। उसने मुझे कुछ और फ्रेंडली मैसेजेस भेजे, जैसे कि क्या मेरे पास कुत्ता है? तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं किसी के साथ डेट कर रही हूँ तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और क्या अगर मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ? तो मैंने कहा कि मैं एक रूममेट के साथ रहती हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
क्या तुम मुझे अपनी एक पिक्चर भेज सकती हो? ये इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितने पैसे देते हो। अगर मैं तुम्हें $5 दूं तो क्या तुम मुझे अपने एक पाउच बनाकर पिक्चर्स दे सकती हो? मैं उस दिन थकी हुई थी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पाउच बनाते हुए उसे अपनी कुछ पिक्चर्स भेजी, जिसे वो सिर्फ $5 पे करके ही अनलॉक कर सकता था। उसने इसे अनलॉक कर दिया और जो मैंने भेजा था उससे वो खुश लग रहा था। 1 मिनट बाद उसने मुझसे एक और रिक्वेस्ट की, क्या तुम मुझे अपने खूबसूरत पैर दिखा सकती हो? मैं तुम्हें 5 और दूंगा। जरूर, जैसे तुम चाहो। मैं कभी ये नहीं समझ पाई कि कुछ लोगों को पैरों में क्या इंटरेस्ट है, लेकिन फिर से मैंने अपनी पैरों की तस्वीरें ली और उसे $5 अनलॉक करने के लिए भेज दिया। उसने कुछ और रिक्वेस्ट्स भेजे, हर बार $5 पे किया। इजी पैसा, मैंने सोचा। एक बार हील्स में और एक बार ऐसी ऐसी पोजीशंस में जिसमें उसे मजा आ रहा था। फिर उसने मुझे एक और एक रिक्वेस्ट भेजा, इस बार $10 के लिए, मुझे अपने इंस्टाग्राम में ऐड करो। उसने मैसेज के साथ अपना यूजर नेम भी शामिल किया। इंस्टाग्राम पर किसी लड़के को ऐड करने के लिए सिर्फ $10? हाँ, क्यों नहीं। मैंने 1 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए अपना इंस्टाग्राम अपडेट नहीं किया था और वहाँ केवल कुछ ही पोस्ट थी। वैसे भी मैंने उसके $10 के लिए उसे ऐड कर दिया। अजीब बात है कि उसके अकाउंट पर भी कोई पोस्ट नहीं था, लेकिन उसके प्रोफाइल में 3 हाइलाइट्स थी, जिसका मतलब है कि उसने रिसेंटली स्टोरीज अपलोड की थी। क्यूरियोसिटी में मैंने ये देखने के लिए उस पर क्लिक किया कि उसने क्या पोस्ट किया है। ये मेरे घर का वीडियो था जिसे 2 घंटे पहले पोस्ट किया गया था, जो बाहर जंगल में से लिया गया था। अगली स्टोरी 5 मिनट पहले अपलोड की गई थी। ये मेरे घर का एक और एक वीडियो था, इस बार बहुत करीब से, सड़क की दूसरी ओर से लिया गया था। वीडियो मेरे बेडरूम की खिड़की पर जूम करके देखा गया, एकमात्र कमरा जहां से लाइट आ रही थी, जिस कमरे में मैं थी। तीसरी स्टोरी जो सिर्फ 2 मिनट पहले ही अपलोड की गई थी, मेरे पोर्च के खिड़की से ठीक बाहर से ली गई थी। वो मेरे सामने वाले दरवाजे से ठीक बाहर था और शीशे के माध्यम से मेरे घर का वीडियो बना रहा था। मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, मुझे अंदर आने दो। घबराते हुए मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि घर के बाहर कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। उसने मुझे टीएम करते हुए फिर से कहा, बाहर आओ, नहीं तो मुझे अंदर आना होगा। मेरे दरवाजे का हैंडल खड़खड़ाने लगा और मैं बहुत डर गई। मैंने मदद के लिए खिड़की से बाहर जोर जोर से चिल्लाया। ये सबसे अच्छा पड़ोसी नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई मेरी मदद करेगा। या तो मेरे पड़ोसी मुझे सुन नहीं सकते थे, या तो वो मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। उस आदमी का हैंडल को हिलाना अब दरवाजे को पीटने में बदल गया। अचानक नीचे बहुत सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि वो चला गया है, लेकिन कुछ मिनटों बाद मुझे खिड़कियों पर थपथपाहट की आवाज सुनाई दी और उसके बाद कांच टूटने की आवाज आई। मुझे जल्दी पता चला कि उसने लिविंग रूम की खिड़की तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया था। 30 सेकंड भी नहीं बीते थे कि मुझे सायरन की आवाज सुनाई दी, जब तक एक पुलिस ऑफिसर मुझे देखने के लिए आया कि मैं ठीक हूं या नहीं। उन्होंने किसी घुसपैठियों को ढूंढने के लिए उस एरिया की गश्त की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला और उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए कहीं और रुकने का सुझाव दिया। मैंने उनसे बैग पैक करते समय वहीं रुकने के लिए कहा। जैसे ही मैं अपने माता पिता के घर जाने के लिए अपनी कार में बैठी, मेरे ओनली फैंस डीएम बॉक्स में एक अनरीड मैसेज था, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मजा आया। मैंने अपने माता पिता को ये सब कुछ बताया। मैंने अपने माता पिता को वो सब कुछ बताया जो घटित हुआ था और उस रात सोने की कोशिश की। मैं कुछ सवालों से परेशान थी। जॉन स्मिथ कौन था? वो क्या करने की प्लानिंग बना रहा था? उसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? बेशक मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ओनली फैंस पर अवेलेबल नहीं थी। अगले दिन मैंने अपना बिजनेस कार्ड चेक किया। उस पर सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि मेरा भी एड्रेस था। फैक्ट ये है कि ये उस नेटवर्किंग मीटिंग के बाद हुआ था। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वो इंसान उन लोगों में से एक था जिनसे मैं मीटिंग में मिली थी। कार्ड की जानकारी का उपयोग करके उसने ओनली फैंस पर मेरा अकाउंट ढूंढ लिया। मैंने वो जानकारी पुलिस ऑफिसर्स को दे दी, साथ ही मैंने उन्हें वो सारे कार्ड्स दिए। निसंदेह पुलिस उस आदमी को कभी नहीं ढूंढ पाई। अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे इतने फ्रेंडली क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा था।
ये देखने के लिए कि क्या मैं अकेली रहती हूँ और ये जांचने के लिए कि क्या मेरे पास कोई कुत्ता है। उसके बाद मैंने अपना ओनली फैंस अकाउंट डिलीट कर दिया। मैं अब अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ और अब मैं अपनी जॉब को छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब भी मैं अपने काम पर जाती हूँ और अपने क्लाइंट से मिलती हूँ तो मैं अंदर ही अंदर खुद से सवाल पूछती हूँ कि क्या मैं जिस आदमी के साथ काम कर रही हूँ क्या वो वही है जो उस रात मेरे घर के बाहर था। कुछ ही समय पहले मैंने अपना ओनली फैंस अकाउंट शुरू किया था। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन है उस समय मैं अकेली थी और मुझे लगा कि ये मेरे एक्स्ट्रा पैसा कमाने में थोड़ी मदद करेगा। मैंने शुरू में कुछ नॉर्मल पिक्चर्स अपलोड करके शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी पिकनिक पिक्चर्स अपलोड करना शुरू किया। हाँ, मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए शर्मिंदा भी नहीं हूँ। मैं उस समय अपने माता पिता के साथ रहती थी, इसलिए मुझे कंटेंट बनाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती थी। मैं कोई भी पिक्चर्स या वीडियो लेने से पहले हमेशा उनके घर से बाहर रहने का इंतजार करती हूँ और मैंने अपने किसी क्लोज फ्रेंड को भी इसके बारे में नहीं बताया है। कुछ ही महीनों बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं साइट पर से कितने पैसे कमा रही हूँ। मेरे पास अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उस समय मेरी अलमारी में काफी पुराने कपड़े थे और मैंने कुछ नए कपड़े खरीदने का फैसला किया। मैंने कुछ नए आउटफिट्स खरीदने के लिए अपने लोकल स्टोर में जाने का फैसला किया। अब आप में से कुछ लोग को ये अजीब लग सकता है, लेकिन जब मैं स्टोर में पहुंची तो मैंने अपने ओनली फैंस फॉलोअर्स के लिए एक स्ट्रीम चालू की। मैंने अपने फैंस से अपने आउटफिट्स के बारे में कुछ सजेशंस लिए। मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स के लिए यूट्यूब चैनल पर अक्सर लाइव स्ट्रीम करती हूँ। मैंने सोचा कि इससे एक कम्युनिटी बिल्ड होगी। उनमें से कई लोगों ने मेरी लाइफ को देखकर एंजॉय किया और मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई करती थी और उनके साथ कनेक्ट करती थी। ज्यादातर उन स्ट्रीम्स में वे मुझसे अच्छे से पेश आते थे और मेरी रिस्पेक्ट करते थे और मैंने उनमें से कुछ नामों को पहचानना शुरू किया था। ये काफी अच्छा फील होता था। मैं कैमरे को सेल्फी मोड में पकड़कर अपने फॉलोअर्स से जुड़ते हुए स्टोर में घूम रही थी। लगभग 20 मिनट बाद मैंने अपनी स्ट्रीम बंद कर दी। उस शाम किसी समय मैंने अपने पेज पर लॉग इन किया, तभी मेरी नजर मेरे किसी फॉलोअर के मैसेज पर पड़ी। हम सभी से झूठ बोलकर हमारा समय और पैसा बर्बाद करने के लिए धन्यवाद। तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इसे मेरे सब्सक्रिप्शन का एंड समझो। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। बॉयफ्रेंड? उसे कैसे पता चला? खैर, वो लड़का मेरा सबसे अच्छा फॉलोअर था और उसे जाते हुए देखकर मुझे दुख हुआ, तो मैंने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की कोशिश की। हे, मैं सिंगल हूँ, पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हें यह बात किसने बताई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं मानूंगा कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ महीने लग गए। लेकिन यह स्पष्ट है कि तुम हर समय उस लड़के के साथ हमेशा घूमती रहती हो। मैं उसे आपके सभी वीडियोस में देख सकता हूँ। वो स्टोर में आज आपके साथ था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो लड़का जो हरे शॉट में था। सच कहूँ तो मुझे इस लड़के के लिए काफी दुख हो रहा है। वो बेचारा ऐसा आदमी है जो आपके साथ डेट कर रहा है। मैं उस दिन की स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए गई और निश्चित रूप से मेरे लेफ्ट कंधे पर ऊपर लगभग 5 मिनट बाद हरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी मेरे पीछे खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा था, उसका शरीर बहुत मस्कुलर था। उसकी उम्र लगभग 27-28 साल की होगी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पहले से ही काले धब्बे थे। ठीक है, इससे कुछ साबित नहीं होता। दुकान पर मेरे पीछे बस कोई लड़का है। मैंने वीडियो देखना जारी रखा और हाँ, वो आदमी ज्यादातर समय मेरे पीछे ही खड़ा हुआ दिखाई दिया। बार बार ऐसा लगता कि वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन निश्चित रूप से वो बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज मेरे दिमाग में रह गया। उसने कहा कि उसने उस आदमी को मेरी कई वीडियोस में देखा था। मैं वापस गई और अपनी पिछली स्ट्रीम को चेक किया। मैं मॉल में थी, वीडियो बना रही थी। तभी मैंने उसे देखा। वही हरी शर्ट वाला वही लड़का मेरे कुछ दूरी पर चल रहा था। ये स्ट्रीम 47 मिनट तक चली और आप इस दौरान उसे मेरे पीछे देख सकते हैं, कभी दूर कभी पास, लेकिन हमेशा मेरा पीछा करता रहता। स्ट्रीम मेरे साथ एक कैफे में समाप्त हुई और वो आदमी मुझसे कुछ ही दूरी पर टेबल पर बैठा था, बिल्कुल अकेला। पूरे समय उस आदमी की काली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं थोड़ा घबराने लगी। जाहिर है ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। मैं वापस गई और अपने सभी पुराने वीडियोस को चेक किया। शहर में मेरे वीडियो में, पार्क में कुत्ते को घुमाते हुए, बीच पर आराम करते हुए वीडियो में, वो उन सब में था और उन सभी में उसने लगभग हरी शर्ट पहनी हुई थी। ये आदमी, जिसे मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, रोजाना मेरा पीछा कर रहा था।
वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उसके जीवन का हिस्सा थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया या कभी कुछ नहीं किया। मेरे पिताजी लॉ फॉर्म में थे, लेकिन मैं सलाह के लिए उनके पास नहीं जा सकी। मैंने कुछ समय के लिए अपने अकाउंट पर पोस्ट करना बंद कर दिया। सतर्क रहने और इस आदमी पर नजर रखने के लिए मैंने ये फैसला किया, और अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करने वाली थी। मुझे लगा कि ये आदमी ऊब जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा, लेकिन मैं गलत थी। कुछ हफ्ते बीत गए। सौभाग्य से मैंने शहर भर में उस हरे शर्ट वाले लड़के को कभी नहीं देखा। लगता है मेरी प्लानिंग काम कर रही थी। मेरे फैंस मेरे द्वारा नए कंटेंट अपलोड न करने के लिए मुझ पर नाराज थे, और मेरी कमाई भी कम हो रही थी। उस वीकेंड मेरे पेरेंट्स अपने किसी फ्रेंड के बच्चे के शादी में गए हुए थे। तभी मैंने अपने ओनली फैंस अकाउंट पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट करने का फैसला किया। क्योंकि मैं घर पर अकेली थी, इसलिए मेरे पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। उस रात मैंने किचन में कुछ खाना बनाया और उसे खराब करने के लिए खिड़की खोली, और फिर सामान लेने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। फोटोज अपलोड करने के बाद मैंने एक लाइव स्ट्रीम में अपने फैंस से सॉरी कहा, क्योंकि मैं इतने लंबे समय के लिए इनएक्टिव थी। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नमकीन डिनर के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए उस लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं लिविंग रूम में गई और पानी की बोतल लेने का फैसला किया। मैंने अपना फ़ोन अपने साथ लाया ताकि मैं अपने दर्शकों के साथ बात कर सकूं। मैंने अपने सामने अपना फ़ोन रखा हुआ था और अपने आसपास की चीज़ से बेखबर अपने फॉलोअर्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रही थी। मैं फ्लोर के बीच में पहुंची और जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हे मेलो कैट, खिड़की पर कौन आदमी है? स्क्रीन के कोने में अपने फ़ोन पर वीडियो फीड में मैं अपने पीछे अंधेरे में एक फिगर को देख सकती थी। मैं उस आदमी को देखने के लिए मुड़ी जो मेरा पीछा कर रहा था, बाहर खड़ा था। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा बहुत करीब था। उसकी काली आंखें चौड़ी हो गईं और वो काफी डरावनी स्माइल कर रहा था। मैं चिल्लाई और अपना फोन हाथ में लेकर ऊपर भाग गई। मैं बाथरूम में घुस गई और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने अपने माता पिता को फोन किया, मैंने रोते हुए अपने डैड को बताया कि हमारे घर में कोई आदमी घुस आया है और वो मेरा कई दिनों से पीछा कर रहा था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही वापस आ रहे हैं, और मैं डरूं नहीं क्योंकि मेरी माँ ने पुलिस को फोन कर दिया है। हमारे पास मदद बुलाने के लिए पड़ोसी नहीं थे, क्योंकि हम एक आइसोलेटेड जगह पर रहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर की छत की ओर भागने का सुझाव दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने सुझाव दिया था, और मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे नीचे किचन में धीमी सी आवाज आ रही थी। तभी मुझे याद आया कि मैंने खिड़की तो खुली ही छोड़ दी थी। वो लड़का मेरे घर के अंदर था। घर के छत तक जाने का रास्ता मेरे पेरेंट्स के कमरे में था, और मैं पहले से ही उस लड़के को मुझे बुलाते हुए सुन सकती थी। हेलो मेलो कैट, तुम कहाँ हो? वो मुझे बुला रहा था। मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैंने उसे बंद किया, मैं उस लड़के को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए सुन सकती थी। सौभाग्य से मुझे घर के छत में जाने के लिए सीढ़ी मिली, और मुझे सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने का पर्याप्त समय मिल गया। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी, मैं उस आदमी को मेरे पेरेंट्स के रूम का दरवाजा पीटते हुए सुन सकती थी। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, मैं मुंह पर हाथ रखकर वही इंतजार करने लगी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं जोर जोर से सांस लेना बंद नहीं कर पा रही थी। मेरे नीचे वाले कमरे में तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थी। वो आदमी मुझ पर गंदे कमेंट्स कर रहा था और कह रहा था कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि इसे पता है कि मैं अभी भी घर में छुपी हुई हूं। ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला, शायद केवल 5 मिनट तक ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लंबे टाइम से अपने घर की छत में फंसी हुई हूं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं तब तक वहीं रुकी रही जब तक हमारे रास्ते में पुलिस सायरन बजते हुए नहीं सुनाई दिया। अपनी जांच के दौरान ऑफिसर्स ने दरवाजे के हैंडल पर उंगलियों के निशान की जांच की। उन्हें ट्राइलोक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म के अंश मिले। यह किसी कपड़े या उसके ग्लव्स पहने हुए हाथों से निकला होगा। हमारे घर से एकमात्र चीज जो गायब हो गई थी वो था मेरा लैपटॉप, जिसमें मेरी बहुत सारी प्राइवेट पिक्चर्स थीं, जिसे मैंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया था। वो आदमी मेरे साथ शायद कुछ गलत करने के लिए आया था, लेकिन ये देखकर कि मैं शायद घर से भाग गई थी, उसने मेरे प्राइवेट पिक्चर्स से संतोष कर लिया।
उसके बाद से मैंने अपने ओनली फैंस अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। इसलिए अंत में मैंने अपने माता पिता को बताया कि मैं क्या कर रही थी, और अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपनी बहन के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। मैं उस लड़के के चेहरे को जान गई थी, वो मेरे आसपास ही रहता होगा, लेकिन पुलिस कभी भी उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई। मुझे नहीं पता कि उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। मैं अभी भी अपने उस फॉलोवर के लिए थैंकफुल हूँ जिसने मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया कि मेरी खिड़की पर कोई आदमी था। अगर वो आदमी अंदर आ गया होता और मैं ऊपर अपने कमरे में स्ट्रीम कर रही होती तो पता नहीं उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया होता। मैंने सुनसान हाईवे पर मौजूद बर्गर किंग आउटलेट में नौकरी की। ये ज्यादातर बोरिंग था क्योंकि यहाँ बहुत कम कस्टमर्स आते थे, लेकिन इस बार चीजें वैसे नहीं हुई जैसे मैंने सोची थी। वो शनिवार की रात थी। ओनर पैसे निकालने के बाद चला गया और मैं वहां अकेला था। घंटों तक कोई कस्टमर नहीं आया। हवा गर्म और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने अपने पसीने से लथपथ टी शर्ट को निचोड़ दिया और प्रे किया कि शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाए। मैंने अपने बगल की खिड़की से हाईवे को देखा। मैंने सड़क पर एक ट्रक को तेज गति से आते हुए देखा। उसकी आवाज सुनकर मेरे कान में दर्द होने लगा, लेकिन मेरा मूड तब खराब हो गया जब उस ट्रक ने अपने पीछे मरे हुए लोमड़ी की लाश फेंक दी। मैं ये देखने के लिए उसके पास गया कि क्या वो जिंदा है। मैं ये सोचकर बाहर गया कि मैं इसे इसके दुख से निकाल दूंगा। जल्द ही ये क्लियर हो गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं उसके पास गया और अपने शूज की नोक का इस्तेमाल करके उसे सड़क के किनारे पर धकेल दिया, जहां उसके फिर से टकराने और मतली वाले धब्बों में बदलने का कोई खतरा नहीं था। मुझे पता था कि सुबह तक उसका मांस जंगल में रहने वाले अन्य जानवर खा जाएंगे। ये तो मौत है, मैंने सोचा और वापस काउंटर की ओर चला गया। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में एंटर हुआ, मैंने काउंटर के पास बर्गर किंग मैस्कॉट की तरह कपड़े पहने एक आदमी को खड़ा देखा। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी सुनी, वो अलर्ट हो गया और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया और उसने भारी आवाज में कहा, मुझे लगा कि यहाँ हर कोई मर गया है। न केवल यह हंसी डरावनी थी, बल्कि उसने जो अभी कहा था वो भी काफी अजीब था। मैंने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मुझे किंग बुलाओ। मुझे एहसास हुआ कि वो कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डूब गया है। बिना किसी बहस के मैंने उसका ऑर्डर नोट किया। उसने फ्राइज, एक बर्गर और एक सोडा का ऑर्डर दिया। बस इतना ही। टॉयलेट की चाबियां भी। टॉयलेट का दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं राजा जी। वो वॉशरूम चला गया और मैं ऑर्डर तैयार करने के लिए ग्रिल की ओर मुड़ गया। 10 मिनट बाद मैंने खाना बाहर निकाला, लेकिन उस कस्टमर का कोई अता पता नहीं था। बस 15 मिनट और खाना ठंडा होने के करीब होने पर था। मैंने जांच करने का फैसला किया। मैं वॉशरूम में गया और दरवाजा खटखटाया। आपका खाना तैयार है मिस्टर? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई और वो आदमी बाहर निकल आया। इस बार उसके बारे में कुछ अजीब था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। उसके होंठ अत्यधिक लाल थे। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर अपनी टेबल पर चला गया। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, उससे एक गंदी बदबू आने लगी, जिस पर मैंने पहली बार ध्यान नहीं दिया था। टेबल पर बैठने के बाद उसने बहुत गंदी स्माइल के साथ अपने बर्गर को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। फिर उसने अपना हाथ अपनी बाईं जेब में डाला और खून से सनी अंतड़ियों का एक बंडल निकाला। तो बदबू यहां से आ रही थी। अंतड़ियां एक छोटे जानवर की थी और मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि ये आदमी उसे अपनी जेब में लेकर घूम रहा था। मैं अब और नहीं रुक सका। आखिर ये क्या बला है? तुम्हारे राजा का खाना। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने बर्गर का बन उठाया और उसकी आंतड़ियों को पैटी के ऊपर रख दिया। क्या तुम सच में ये खाने वाले हो? हर राजा का अपना फेवरेट खाना होता है,
मेरा रोड किल है। ताजी रोड किल से अधिक स्वादिष्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने तुरंत अपना सिर हाईवे की ओर घुमाया। मुझे उस मरे हुए लोमड़ी की याद आई जिसे मैंने सड़क के किनारे पर धकेल दिया था। क्या ये आतड़ियां उस लोमड़ी की थीं? उस आदमी ने अपने गंदगी से भरे लंबे गंदे नाखूनों से बर्गर को पकड़ लिया और उसने उसे ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। वो जो भी काटता था उसे चबाता था और तेज आवाज निकालता था जैसे कोई ज़ॉम्बी बिना किसी कंट्रोल से खा रहा हो। मैं इस सबसे विचलित हो गया और बोलना भूल गया। उसने बर्गर खत्म कर दिया, फिर उसने अपने होठों पर लगा खून चाटा। मैं टॉयलेट की ओर बढ़ा क्योंकि मेरे पेट में हलचल हो रही थी और मुझे महसूस हुआ कि पित्त मेरे गले की ओर बढ़ रही है। मैं उल्टी करने के लिए सिंक के पास गया और हालात और खराब हो गए। सफेद सिंक खून से भर गया था जिसे किसी ने धोने की कोशिश की थी, तो इसी वजह से उसे इतना समय लग रहा था। उसने चुपचाप मृत लोमड़ी की अंतड़ियों को उठाया, उसे अंदर लाया और इस बर्गर किंग टॉयलेट में गंदगी को धो दिया। ये आदमी साइको है। अचानक मुझे एक तेज धमाके की आवाज आई और मैंने जोर जोर से अलार्म बजने की आवाज सुनी। मैं बाहर आया और देखा कि वो आदमी रेस्टोरेंट में नहीं था। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक नीली कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई है। बर्गर किंग मैस्कॉट की पोशाक पहने वो आदमी अब कार के पास खड़ा था और कुछ देख रहा था। मैं उसके पास गया और देखा कि ड्राइवर की सीट पर एक औरत मरी हुई पड़ी है। सीट बेल्ट ना लगाने के कारण वो किसी तरह नियंत्रण खो बैठी और पेड़ से जा टकराई। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से टकराया कि उसका चेहरा बुरी तरह से टूट गया। ये बताना मुश्किल था कि वो कैसे दिखती थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा और उस मृत महिला की ओर भयावह मुस्कान के साथ देखते हुए देखा। मैंने कभी मानव रोड किल का स्वाद नहीं चखा। शायद अब ये कुछ नया आजमाने का समय है। ये कहते हुए उसने कार के ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और मृत महिला के चेहरे पर झपटा और उसके चेहरे से खून चाटने लगा। मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं सड़क पर बेहोश हो गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो तेज सायरन की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। रेड और ब्लू लाइट की चमक ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया। ऑफिसर ऑफिसर ब्रुक्स, वो जाग गया है। जैसे ही मेरी सेंसेस नॉर्मल होने लगी, मैंने पाया कि मैं एक एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ था और एक पुलिस कर्मचारी मेरे ठीक बगल में बैठी थी। वो सब मुझे शक की नजर से देख रहे थे। क्या हुआ था? एक और एक लंबा पुलिस वाला एम्बुलेंस के पास आया और मैं धीरे से स्ट्रेचर से उठ गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, क्या तुम उस बर्गर किंग आउटलेट में काम करते हो? हाँ, करता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि उस औरत को किसने मारा? ये कहते हुए उसने उस कार की ओर इशारा किया। मैंने घबराई हुई आवाज से कहा, मार डाला? आप ये क्या कह रहे हैं? वो एक एक्सीडेंट था। उसकी कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई, इसलिए मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया था। सच में? फिर उसका आधा चेहरा गायब क्यों है? क्या? किसी ने उसका चेहरा काट दिया है और मुझे नहीं लगता कि यह किसी जानवर ने किया है। मैं बाहर निकला और देखने गया। पुलिस वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही मैंने कार में झांक कर देखा तो मुझे वो महिला दिखी। वो वैसी नहीं दिखती थी जैसे उसे मैंने पहली बार देखा था। और पुलिस वाले सही थे, लेकिन मुझे कुछ पता था जो वे नहीं जानते थे। उसका चेहरा काटा नहीं गया था, बल्कि किसी पागल ने उसे खा लिया था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें रेस्टोरेंट से कैमरा फुटेज भी दिखाया जहां उस आदमी को अंदर जाते और वो सब पागलपन भरी हरकतें करते हुए देखा जा सकता था। मैं बस आशा करता हूं कि वे जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए अब किसी सड़क पर हत्याओं का इंतजार करेगा।
पिछले साल ये पहली बार था कि मैं किसी घर में बिल्कुल अकेला रह रहा था, क्योंकि मैंने एक नए पड़ोसी में एक छोटी सी जगह किराए पर ली थी जो मेरे ऑफिस के बहुत करीब थी। मैं अक्टूबर की शुरुआत में चला गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे ज़्यादातर पड़ोसी एक दूसरे से कम ही बात करते थे। लेकिन पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वैसे भी अब हैलोवीन था और मैंने देखा कि मेरे आसपास के कुछ ही घर में डेकोरेशंस की गई थी। उन घरों में से कोई भी हैलोवीन के लिए एक्साइटेड नहीं लग रहा था। घर के आसपास बस स्कैरी पंपकिंस थे। मैंने अपने दरवाजे पर एक छोटा सा ट्रिक और ट्रिक लोगो लगाने का डिसीजन लिया और जहां मैं रहता था वहां बांटने के लिए मैंने कैंडीज का एक मीडियम साइज थैला खरीदा। मैंने सोचा कि मैं 3 या 4 बड़े बैग खरीदूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग हैलोवीन मनाने में इंटरेस्टेड थे। दोपहर हुई और मुझे बच्चों के कुछ छोटे ग्रुप मिले। मैं थोड़ा निराश था क्योंकि मुझे हैलोवीन हमेशा से पसंद रहा है, भले ही मैं अपने घर में उपहार देने वाला एक लौता व्यक्ति था। वैसे भी रात के लगभग 10 बजे देर होने लगी थी, इसलिए मैंने कैंडी का बैग अपनी पेंट्री में रख दिया और रात खत्म करने के लिए एक डरावनी फिल्म देखने का डिसीजन लिया। यह कुछ खास नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि दरवाजे की घंटी बजने से पहले मैं आधी फिल्म देख चुका था। मैं उठा और झांक कर देखा कि वहाँ कौन है। मैंने देखा कि एक छोटा लड़का, शायद 10 या 11 साल का, नॉर्मल कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। बस रेड एंड ब्लैक कपड़े और एक मास्क पहना हुआ था उसने। मैंने दरवाजा खोला और उसने कहा ट्रिक या ट्रीट। अब तक लगभग 11 बज चुके थे, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी कि वो अकेला घर घर में क्यों घूम रहा है। मैं मुस्कुराया और उससे कहा कि 1 मिनट रुको, जब तक मैं उसके लिए कैंडीज लेके आता हूँ जो मैंने रखी थी। मैं अपने पेंट्री में वापस गया और एक बड़ी मुट्ठी उठाई और फिर उन्हें वापस दरवाजे पर ले आया और लड़के के थैले में डाल दिए। फिर मैंने उसके पीछे ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या उसके माता पिता फुटपाथ पर थे या शायद दोस्तों का एक ग्रुप था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। वो मुड़ा और दूर जाने लगा, लेकिन फिर मुझे कुछ भी या कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस सोफे पर चला गया। कुछ मिनट और बीते थे कि दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। इस बार मैं पहले पेंट्री में गया और कैंडीज का एक बड़ा बैग लिया और फिर दरवाजे की ओर चला गया। जब मैंने उसे खोला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये वही बच्चा वहाँ खड़ा था, लेकिन इस बार बिना किसी बैग के। चिंतित होकर मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार मैंने देखा कि सड़क के पार मेरे पड़ोसी के रास्ते में कोई खड़ा हमें देख रहा है। ये कोई एडल्ट आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन उसने बच्चों जैसी पोशाक पहनी थी। क्या वो तुम्हारे पिता हैं? मैंने अच्छे से पूछा। बच्चे ने 1 सेकंड का इंतजार किया और फिर हाँ कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि वो मेरे घर वापस क्यों आया, तो लड़के ने जवाब दिया और कैंडीज मांगी। मैं इससे और भी भ्रमित हो गया क्योंकि उनके पास अपना खुद का बैग नहीं था, लेकिन मैंने अपने कैंडीज का बैग उसके बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, लेकिन लड़का किसी कारण से लगभग नाराज लग रहा था। फिर अनिच्छा से अंदर पहुंचता है और भागने से पहले एक कैंडी ले लेता है। उस पूरी बातचीत ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, इसलिए मैंने अपना दरवाज़ा बंद करना सुनिश्चित किया और फिर मैं वापस गया और फिल्म पूरी की। इस समय काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोने के लिए तैयार होने का फैसला किया। मैं सोफे से उठा और सीढ़ियों की ओर चलने लगा, लेकिन अपने आँख के कोने से मैंने अपनी खिड़की के बाहर एक हल्की सी चमक देखी। मैं घबरा कर वहाँ गया और बाहर देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि ये मोशन सेंसर था। लाइटें मेरे गैरेज के पास थीं। मैं कुछ मिनट तक खिड़की में रुककर इधर उधर देखता रहा, क्योंकि अब तक मैं बहुत घबरा रहा था, और ऊपर अपने बेडरूम की ओर चला गया। मैं शायद आधे घंटे तक बेड पर लेटा रहा और उस पहले वाले लड़के के बारे में सोचता रहा। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी, मैंने अपने सामने के दरवाजे पर हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, जिसके बाद जोर जोर से धमाके होने लगे। मैं उठा और बिस्तर से कूद गया, फिर चुपचाप नीचे की ओर चला गया और सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। इससे पहले कि मैं झांक कर देखता, 3 और तेज धमाकों ने दरवाजा हिला दिया और मुझे थोड़ा पीछे कूदने पर मजबूर कर दिया। मैं वहां कुछ सेकंड्स रुका, फिर देखा ये वही आदमी था जिसे मैंने पहले सड़क के उस पार देखा था, और उस बच्चे ने कहा था कि वो उसके पिता हैं। वो वहां दरवाजे से कुछ ही इंच की दूरी पर खड़ा था। उसने अभी भी डरावनी काली और लाल पोशाक और मुखौटा पहन रखा था।
मैं बता सकता था कि उसके हाथ में कुछ था, लेकिन वो दरवाजे के इतना करीब था कि मैं ये नहीं देख सका कि वो क्या है। मेरे पास उस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह आदमी मुझसे क्या चाहता था। मैं ऊपर की ओर भागा और अपना फोन उठाया, फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया और 911 पर कॉल किया। वो आदमी शायद पूरे 1 मिनट तक दरवाज़ा पीटता रहा और फिर दरवाज़ा शांत हो गया। मैं डर के मारे इंतज़ार करता रहा, उम्मीद करता रहा कि वो हमेशा के लिए चला गया होगा। फिर मैं उठा, अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ से सामने के दरवाजे की ओर जाने वाले फुटपाथ का एक छोटा सा दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैं देख रहा था तो अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं इस समय पूरी तरह से डर गया था कि अगर वे ऊपर आ गए तो मेरे पास बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है कि कुछ ही क्षण बाद मैं सड़क पर पुलिस सायरन की आवाज़ सुन सकता था, जिसके बाद नीचे से बाहर की ओर कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं उन्हें अंदर जाने देने के लिए नीचे जाने से पहले सामने के दरवाजे पर पुलिस के बुलाने का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए घर की तलाशी ली और मेरी रसोई में एक टूटी हुई खिड़की देखी। मैं सुरक्षित रहने के लिए अगले कुछ दिनों तक एक होटल में रुका, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा। मैं पूरी रात अपने दिमाग में ये सोचता रहता हूँ कि क्या वो अपने बच्चे का इस्तेमाल करके मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। वैसे भी अब लगभग 1 साल हो गया है और हैलोवीन बस कुछ ही हफ्तों में है, और मुझे काफी घबराहट होने लगी है कि अगर पिछले साल का वो आदमी वापस ना आ जाए और उसे पूरा कर सके जो वो करना चाहता था। कुछ साल पहले जब हम 13-14 साल के थे, तब मैं और मेरे दोस्त ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे। ये हमारा दूसरा साल था जब हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं आए थे, इसलिए हम आसपास के पड़ोस में दौड़कर कैंडी इकट्ठा करने और अच्छा समय बिताने के लिए उत्साहित थे। हैलोवीन से पहले हम हर साल कुछ न कुछ करते थे। वो था हमारे ट्रिक और ट्रीटिंग रूट की योजना बनाना, ताकि हम पूरे आकार से कैंडी बार पाने की उम्मीद में सभी सबसे बड़े घरों में जा सकें। इस साल की शुरुआत में नए लग्जरी घरों की एक पूरी सड़क आखिरकार बनकर तैयार हो गई और लोग वहां चले गए, इसलिए हमने वहां से शुरू करने का फैसला किया और फिर बाद में अन्य इलाकों में जाने का फैसला किया। फिर हम ट्रिक और ट्रीट शुरू करने के लिए निकल पड़े। हम रास्ते में कुछ अतिरिक्त कैंडी के लिए कुछ घरों में रुके और फिर फुटपाथ से नीचे की ओर मुड़ गए। हमें हैरानी हुई क्योंकि हमने किसी अन्य बच्चों को बाहर घूमते हुए नहीं देखा था। हमें लगा कि हम पहले लोग हैं और हम वास्तव में एक्साइटेड हो गए। एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और हम सभी को एक बड़ी सी कैंडी दी। एक बार जब हम हाईवे से बाहर आ गए तो हम सभी अत्यधिक उत्साहित हो गए, क्योंकि हम पहले से ही अच्छी शुरुआत कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हमने अगले दरवाजे की घंटी बजाई, किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही अगले घर और उसके बाद वाले घर ने जवाब दिया। इस सड़क के बारे में एक बात ये थी कि प्रत्येक घर का आंगन बहुत बड़ा था। लगभग 10 घरों से जवाब ना मिलने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ हैलोवीन बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। हालांकि हम अगले घर को देख सकते थे और जहाँ तक हम देख सकते थे वो सड़क पर सबसे बड़ा था। इस घर में वास्तव में लंबा रास्ता था और ये और भी बड़े सर्कल वाले रास्ते तक जाता था। जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे, मैंने देखा कि एक महिला दरवाजे के ठीक बगल वाली छोटी सी खिड़की से हमें देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उससे नजरें मिलाई, वो तुरंत पीछे हट गई। मुझे लगा कि वो बस चालबाजों का इंतजार कर रही थी और मुझे ये देखकर खुशी हुई और उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ कैंडीज होंगी। हम बरामदे में बैठे और मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। लगभग तुरंत ही एक महिला दरवाजा खोलती है और उसके पीछे एक बूढ़ी महिला थी, वही जिसे मैंने खिड़की पर देखा था। जैसे ही हम ट्रिक और ट्रीटिंग कहते हैं, वो दोनों मुस्कुराते हैं। फिर वो दरवाजा खोलती हैं, जिससे उनके बड़े से लिविंग रूम के अंदर एक बड़ा सा टेबल दिखाई देता है। टेबल पर लगभग हर प्रकार की कैंडीज थीं, जो आपको किसी दुकान पर नहीं मिल सकती थीं। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई हैलोवीन कैंडीज पर इतना खर्च करेगा, लेकिन इस तरह के बड़े घरों में ये काम बात होगी। उसने हमसे कहा कि हम अंदर आएं
और बिना किसी झिझक के हमें जो भी कैंडी चाहिए उनमें से 2 चुन लें। हम सभी उनके पास मौजूद हर चीज को देखने के लिए बार बार मेज की ओर दौड़े। उस पल में हम सभी जो भी कैंडीज चाहते थे उस पर निर्णय लेने से बहुत खुश थे। लेकिन जब मैं ये सब तय करने की कोशिश कर रहा था, मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। हम सभी ने मुड़कर दरवाजे के पास खड़ी उस महिला की ओर देखा जो अभी भी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हमें बस 1 मिनट के लिए यहाँ रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो बाहर जाते समय हमारे लिए कुछ कैंडीज रखना भूल गई थी। मैंने चारों ओर देखा, वो बूढ़ी औरत भी वहाँ नहीं थी। मैं बता सकता हूँ कि हम सभी घबराए हुए और डरे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स बाद हॉल के नीचे से कदमों की आहट हमें सुनाई देने लगी। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खोल दिया। हम सभी को बाहर आने दिया, क्योंकि हम सुन सकते थे कि महिला हमें इंतजार करने के लिए कुछ कह रही थी। हम सभी ड्राइववे से नीचे भागे और तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने घर में वापस नहीं पहुंच गए। हम अपने रास्ते पर बैठे थे और डरे हुए और भ्रमित थे कि अभी क्या हुआ। हमने अपने माता पिता को बताने के बारे में सोचा, लेकिन हम जानते थे कि हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, क्योंकि हम उनसे बिना पूछे किसी अनजान व्यक्ति के घर गए थे। थोड़ी देर बाद हमने अपने पड़ोस में अपना चाल चलन जारी रखा, बहुत अधिक सतर्क रहे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हम अकेले बच्चे नहीं हैं जो घूम रहे हैं। ये निश्चित रूप से हैलोवीन पर मेरे साथ होने वाली सबसे अजीब बात थी, और मैं और मेरे दोस्त अभी भी हर हैलोवीन पर इस बारे में बात करते हैं। और अगर हम कैंडीज लेने के लिए वहां रुकते तो पता नहीं क्या होता। जब मैं बच्चा था, मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से पड़ोस में रहता था। जहाँ तक चालाकी और अन्य चीज़ों की बात है, तो हैलोवीन वास्तव में कभी भी बड़ी चीज़ नहीं थी, इसलिए हम हमेशा कुछ और करते थे। हैलोवीन पर एक चीज़ जो मुझे और मेरे पिताजी को करना हमेशा पसंद था, वो थी खौफनाक जगहों की खोज करना। लेकिन मैं इस तरह के काम कभी अकेले या दोस्तों के साथ नहीं करूँगा, लेकिन उनके साथ मैं सुरक्षित महसूस करता था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हमें एक टूटा फूटा खलिहान मिला। यह चीज़ वर्षों से खाली पड़ी थी। साइडिंग आधी टूट चुकी थी और छत भी धसी हुई थी। यदि वहाँ पेंट के छोटे छोटे टुकड़े ना होते तो आप कभी नहीं जान पाते कि ये लाल है। हम टूटे हुए कांच और लकड़ी के स्लैब के आसपास इधर उधर घूमे, फिर पीछे छूटे हुए औजारों और कचरों को ढूंढा, और फिर मैंने देखा कि खलिहान के किनारे एक प्यारा सा बिजुका बैठा हुआ था। मैंने इसकी ओर इशारा किया और मेरे पिताजी ने रास्ता दिखाया, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए दुर्गंध उतनी ही बुरी होने लगी। बेचारा आदमी। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने अपने पिताजी को यह कहते हुए सुना। स्कैरक्रो के पैरों से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा जंगली रकून निश्चल पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मैं स्तंभ रह गया। ये ठीक मुझे घूर रहा था। मैं कसम खा सकता था कि पहले वो सीधे दूर तक देख रहा था, लेकिन अब उसकी नजरें मुझ पर थी। वो अभी भी मुस्कुरा रहा है और सीधा बैठा हुआ है। पापा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने इस बार अधिक घृणित दृष्टि से रैकून की ओर इशारा किया। इसके अंदर का सारा सामान गायब था और आमतौर पर कोई बड़ी गड़बड़ी या कुछ और होता था, लेकिन इसके बारे में अजीब बात यह थी कि जब तक आप बारीकी से इसे नहीं देखते तब तक ये शायद ही ध्यान देने योग्य था। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने एक बार फिर से स्कैरक्रो की तरफ देखा। जब मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी मुझे घूर रहा है, लेकिन उसकी भौहें जो अभी भी उठी हुई थी अब सिकुड़ गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर मुझे उसके मैले कुचेले कपड़ों से रिसते हुए बिखरे हुए खून के धब्बे दिखाई देने लगे। मुझे लगा कि कोई बीमारी मेरे ऊपर आ रही है और मुझे सचमुच में चक्कर आ गया, जब तक कि मेरे पापा ने मेरे कंधे पर अपना हाथ नहीं रखा। फिर बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगे। उनके शब्दों ने मुझे बेहतर महसूस कराया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं। जैसे ही हम दूर चले गए, मैंने पीछे मुड़कर स्कैरक्रो की तरफ देखा और हमने पाया कि वो दूर की तरफ देख रहा था और अपनी भौहें ऊंची करके मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने डैड को ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैंने जो देखा था वो वास्तविक था भी या नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें चिंता हो कि मैं चीजें देखकर डर रहा हूं।
ये शायद मेरी लाइफ की अब तक की सबसे डरावनी घटना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा डरावनी घटना का मुझे कभी सामना करना पड़ेगा। मैं गुरुवार को KFC में अपने रेगुलर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। बोर होने के कारण और पिछले आधे घंटे से कोई कस्टमर नहीं होने के कारण मैं स्मोक करने के लिए बाहर चली गई। खाली हाईवे मेरी आंखों के सामने एक लंबे समय से भूले हुए रास्ते की तरह खड़ा था। तभी मैंने एंट्रेंस डोर की घंटी बजने की आवाज़ सुनी। ये फील करते हुए कि कोई कस्टमर आया है, मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से अंदर गई और सीधे काउंटर की ओर चली गई। मैं उस कस्टमर को देखकर चौंक गई जो अभी अभी आई थी। लगभग 30 साल की एक औरत अपने गोद में एक बच्चे को लेकर काउंटर के पास खड़ी थी। उसकी शारीरिक हालत इतनी अजीब थी कि मैंने उसके बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसे देखती रही। वो उन माओ जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके कपड़े इतने गंदे थे कि कोई भी उसके असली रंग का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो उस औरत की तरह लग रही थी जो कुछ समय से सड़कों पर रह रही है। क्योंकि मैं उसे बहुत देर तक घूर रही थी, वो समझ गई कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तुम मेरा ऑर्डर लोगी? ये फील करते हुए कि मैं कितनी इंसल्टिंग थी, मैंने तुरंत अपने व्यवहार को सुधारा और विनम्रता से कहा, KFC में आपका स्वागत है मैम, आपको क्या ऑर्डर करना है? ये ठीक है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, मैं फ्राइज और एक पेप्सी के साथ एक बड़ी फ्राइड चिकन बकेट लूंगी। ठीक है मैम, प्लीज़ अपनी सीट पर बैठ जाइए। वो धीरे धीरे पास के टेबल पर चली गई और अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई, ये फील करते हुए कि बच्चा सो रहा है। मैंने जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश की। मैं किचन में गई और हमारे रात के शेफ को ये ऑर्डर शुरू करने के लिए कहा। वापस आकर मैंने देखा कि वो महिला प्यारी सी स्माइल के साथ अपने बच्चे को देख रही थी। उस मुस्कुराहट ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। इस दुनिया में आपको आपकी माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। और इस औरत को देखकर मैं थोड़ी भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। वो बच्चे को किस कर रही थी और उसे अपनी बाहों में धीरे धीरे झुलाते हुए लोरी गा रही थी। मुझे उस बेचारी महिला के लिए बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन हर दूसरी माँ की तरह वो भी अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहती थी। मैं तिरछी नज़र से उसे देखती रही। 10 मिनट बाद उसका खाना आ गया। मैंने उसे एक ट्रे पर रखा और उसके टेबल की ओर चलने लगी। मुझे अपनी तरफ आता देख वो सतर्क हो गई और उसने अपने बच्चे को अपने सीने से और भी ज़्यादा सटा लिया। मैं उसके प्यारे बच्चे की एक झलक देखना चाहती थी, लेकिन मैं समझ गई कि वो इसे लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी। साथ ही मेरे व्यवहार ने शायद उसे थोड़ा डरा दिया होगा, इसलिए मुझे उसका रिएक्शन समझ में आया। ये रहा आपका ऑर्डर मैम, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। अपनी जानने की इच्छा को शांत करते हुए मैं काउंटर पर लौट आई और उसे अपने खाने को एंजॉय करने के लिए जगह दी। उसकी हड्डी की बनावट से पता चलता है कि उसने बहुत समय से खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं उसे अब और परेशान नहीं करना चाहती थी। चिकन की बड़ी बकेट देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो खाना खाने लगी। उसने एक चिकन लेग पकड़ी और मांस का एक बड़ा सा बाइट लिया। वो इतनी जोर से आवाज करके खा रही थी कि मैं उसकी चबाने की आवाजें सुन सकती थी। पलक झपकते ही उसने 3 चिकन लेग्स खत्म करने के बाद उसने अपने बच्चे की ओर देखा और कहा, देखो आखिर कौन जाग गया है। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? खैर, तुम KFC चिकन नहीं खा सकती। नहीं, तुम नहीं खा सकती। मैं वादा करती हूँ जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ लाऊंगी और तब तुम जितनी चाहो उतनी चिकन लेग्स खा सकती हो। मुझे उसका अपने बच्चे से बात करने का तरीका बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैं उसको ऑर्डर देने गई तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक अजीब बात घूमती रही। उसमें से ब्लीच की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसके कपड़े ऐसे लगते थे जैसे कि सालों से ना धोए गए हों। तो मैं थोड़ा उलझन में थी कि अचानक उसमें से ब्लीच जैसी स्मेल क्यों आ रही थी। हाँ, पापा जल्द ही हमसे मिलेंगे। तब तक हमें एक अच्छी बच्ची बनना होगा और माँ जो कहती है उसे सुनना होगा, ठीक है? ओह, तो ये एक प्यारी सी बच्ची है। ये जानकर मैंने आखिरकार निर्णय लिया कि जब वो काउंटर पर बिल पे करने आएगी तो मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए खेलने को दे। मैंने उसके और उसके बच्चे की मदद के लिए कुछ पैसे देने का भी फैसला किया। फैक्ट ये है कि इस बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ दिया। इस बात ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया और मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया। अब तक चीज़ें काफ़ी शानदार चल रही थीं, लेकिन कुछ खौफनाक घटना घटी।
वो औरत अचानक अपने बच्ची को चुप कराते हुए कहने लगी, नहीं, रोना मत, मम्मी यही है, रो मत एमा। तुम्हें पता है अगर तुम रोगी तो मैं भी रोऊंगी। ओ मेरी एंजल, रो मत। वो अपनी सीट से उठी और अपने बच्चे को आगे पीछे झुलाने लगी, जैसे माता पिता अपने बच्चे को रोने से रोकने के लिए करते हैं। मैंने रियलाइज किया कि उसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। इससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मुझे फील हुआ कि जब से बच्ची यहाँ आई है तब से मैंने उसकी एक भी आवाज नहीं सुनी। क्या ये औरत पागल थी? मेरे मन में ये विचार आते ही मैंने लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा, मैम, आपकी बच्ची नहीं रो रही है। तुम्हारा क्या मतलब है वो नहीं रो रही है? क्या तुम्हें उसका रोना सुनाई नहीं देता? आप क्या कह रही हैं? हम दोनों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं कर रहा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम बहुत छोटी हो और तुम बिल्कुल भी एक माँ की तरह नहीं दिखती हो। मेरे बच्चे और मुझे अकेला छोड़ दो। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हें मेरे बच्चे को घूरते हुए देखा है। मैं तुम्हें मेरे बच्ची के करीब नहीं आने दूंगी। नहीं मैम, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। चुप हो जाओ। क्या तुम नहीं देख सकती कि तुम्हारी वजह से वो रो रही है? लेकिन आपकी बच्ची नहीं रो रही है। उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पहले की तरह अपने बच्चे को चुप कराने लगी, जैसे वो रो रही हो। इस पूरी सिचुएशन में मैं पूरी तरह से कंफ्यूज और गड़बड़ महसूस करते हुए मैंने हमारे रात के शेफ अल्बर्ट को बाहर आने के लिए कहा। मेरी आवाज़ सुनकर वो किचन से बाहर भागा और मैंने इस महिला की ओर इशारा करते हुए उससे पूरी स्थिति बताई। वो महिला अब हमारी ओर देख भी नहीं रही थी, वो बस लोरी गुनगुना रही थी। हम और ज्यादा सस्पेंस में नहीं रहना चाहते थे। हम उसके पास गए और उसकी बाहों में देखा, और जो सीन मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहां एक बच्ची थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। इसके बजाय ये एक अजीब से चेहरे वाले एक मृत बच्चे की लाश थी जो सड़ने लगी थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बच्चा बहुत पहले ही मर चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बच्ची बहुत पहले ही मर चुकी थी। प्राकृतिक मानव जीवन के नियमों के अनुसार उस बच्ची की लाश सड़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उस पर कीड़े और अन्य बैक्टीरिया लग गए थे। जब पुलिस वाले आए और उसे अस्पताल में ले गए तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी। उसके होश तब उड़ गए जब पैरामेडिक्स ने उसे समझाया कि कैसे उसकी बच्ची अब मर चुकी थी और वो पूरी तरह से रो रही थी। बाद में ये पता चला कि ये महिला बेघर थी और एक आदमी ने उसे सड़क से उठा लिया और संभोग के बदले उसे पैसे दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो प्रेग्नेंट हो गई। भले ही उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नशे की लत और अपमानजनक जीवन शैली जीने के कारण वो उसकी देखभाल नहीं कर सकी। अपने बच्चे को खोने का सदमा उस पर इतना गहरा पड़ा कि उसने ये दिखावा करना शुरू कर दिया कि वो जीवित है और वो जहां भी जाती उसकी लाश को अपनी बाहों में ले जाती। इससे मेरा दिल टूट जाता है कि किसी ने भी उसकी मदद करने या कम से कम उसमें दिलचस्पी दिखाने की तकलीफ नहीं की। मैं ये कहानी उस आदमी तक पहुंचाना चाहती हूँ जिसने उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया। अगर तुम ये स्टोरी देख रहे हो घटिया आदमी, तो मैं तुम्हें चीख कर बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि वो बेघर थी और ठीक नहीं थी कि तुमने उस बेचारी बेघर महिला के साथ बहुत गलत किया। मुझे उम्मीद है कि तुम नर्क में सड़ोगे। मेरे अपार्टमेंट से नीचे के ब्लॉक में केएफसी में कर्नल सैंडर्स की सबसे डरावनी स्टैचू थी। ये डाइनिंग रूम के कोने में खड़ा था, कम से कम 8 फीट लंबा। चिकन और मैश्ड पोटैटोज को खाते हुए कस्टमर्स को घूरता रहता। स्टैचू के सबसे नजदीक वाली टेबल पर कभी कोई नहीं बैठता था। जैसे जैसे आप उस चीज के करीब पहुंचते हैं, वहां एक बुरा माहौल होता है। ठंडी जगह, अजीब गंध, ऐसा एहसास कि आपको कोई घूर रहा हो। खौफनाक स्टैचू ने मुझे सप्ताह में कम से कम 2 बार केएफसी में खाना खाने से तो नहीं रोका, लेकिन इसने अनुभव को खराब कर दिया। ये अजीब था क्योंकि स्टैचू एकदम रियल लग रहा था। एकदम सफेद बाल और उसमें आंखों के नीचे झुर्रियां, आइवरी पेल सूट और उसके परफेक्ट दांतों के अंदर वो गुलाबी जीभ एकदम रियल लग रहे थे। ये स्टैचू आपको ऐसा फील कराती है कि ये कभी भी जिंदा होकर आपको मौत के घाट उतार सकती है। मैंने सर्दियों में उस केएफसी में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया।
हालांकि तभी मैंने हमेशा के लिए फास्ट फूड खाना बंद कर दिया। हालात इतने बुरे नहीं थे जब तक कि उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में लगभग 1 महीने का समय बिताने के लिए रात के शिफ्ट में नहीं भेज दिया। अगर कर्नल सैंडर्स की स्टैचू दिन के दौरान डरावनी थी तो रात में ये बिल्कुल अजीब थी। हर बार जब मैं उसे देखता तो उसका चेहरा मुझे हमेशा थोड़ा सा अलग दिखाई देता। मैंने ये जांचने के लिए कि क्या मैं पागल हूँ, हर रात स्टैचू की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में बदल रही थी। हालांकि जब भी मैं कोई फोटो लेता तो वो फोटो हमेशा धुंधली हो जाती। मुझे उस सर्दी में काम पर जाने में ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन मैं इसे आगे बढ़ाने में कामयाब रहा क्योंकि छुट्टियों के बाद ही सैलरी बढ़ती रही। मैंने रुकने का फैसला किया क्योंकि अब मैं अपने जीवन में पहली बार वास्तव में पैसे बचाने के लिए पर्याप्त कमाई कर रहा था। फिर जनवरी की एक रात मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। मैंने रात की शिफ्ट के बाद KFC को खुद बंद करने की पेशकश की। मैंडी को मेरी मदद करनी थी। वो एक लाल बालों वाली बहुत क्यूट लड़की थी, लेकिन वो बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अकेले ही KFC को बंद करने का डिसीजन लिया। मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। जब सारे कस्टमर्स चले गए तो मैंने KFC की क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मेन लाइटें बंद कर दी। फिर मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और किसी क्लासिक रॉक की धुन पर पोछा लगाना शुरू कर दिया। मैंने सैंडर्स की स्टैचू के पास वाली टेबल को छोड़कर सभी टाइल्स पोंछ दिए। क्योंकि वहां कोई नहीं बैठा करता था, इसलिए वो हमेशा से ही साफ था। हमारी पॉलिसी कहती है कि हम साइट पर केवल 2 या 2 से अधिक कर्मचारी के साथ ही बंद करें, कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरी नजरों से बाहर होकर रेस्टोरेंट के चारों ओर घूम रहा था। मैं बाथरूम की सफाई शुरू ही करने वाला था कि मैंने किचन में हलचल सुनी। मैंडी, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना पोछा उठाते हुए चिल्लाया। कुछ खुरचने की आवाज आई। उसके बाद सन्नाटा छा गया। मैं काउंटर के पीछे छुप गया और मॉप को उस तरह पकड़ा जैसे कि वो कोई बैट हो। किचन के पिछले हिस्से में वार्मिंग स्टेशन पर किसी चीज ने खटखटाने की आवाज की। यह खाने को गर्म रखने के लिए मेटल की अलमारियां और हीट लैम्प का एक क्रम है। यह भारी था और एक झटके के लिए बहुत भारी। वो चूहों के लिए बहुत भारी था। हाँ, हमारे किचन में चूहे थे। मैंने पोछे को दीवार के सहारे टिकाया और वार्मिंग स्टेशन को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया। जब मैं वापस डाइनिंग रूम की ओर मुड़ा तो मैं हैरान रह गया जब मैंने कर्नल सैंडर्स की स्टैचू को थोड़ा हिले हुए देखा। वह ज्यादा हिला हुआ नहीं था, बस उसका थोड़ा सा सिर मुड़ गया था, लेकिन यह कुछ वक्त पहले के मुकाबले बहुत अलग लग रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, कम रोशनी में लगभग काली पड़ गई थी और उसकी मुस्कान पहले से अधिक ज्यादा चौड़ी थी। ये बस मेरी इमेजिनेशन है। मैंने मॉप को इतने जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां चटक गईं। स्टैचू ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मतलब है कि वो जवाब क्यों देगा? वो बस एक स्टैचू था, प्लास्टर और पेंट के अलावा कुछ नहीं। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी बाथरूम की सफाई करने का डिसीजन लिया और अपनी अगली शिफ्ट में अपने मैनेजर से डांट खाने का जोखिम उठाया। हे, क्या तुम यहाँ अकेले हो? किचन के पीछे से एक कर्कश आवाज ने मुझसे पूछा। मैंडी? मैंने फिर से पूछा। नहीं, सॉरी, मैंडी नहीं। आवाज आदमी की थी, कुछ इस तरीके की कि मैं नहीं बता सकता। डरते हुए मैं उस आवाज को ढूंढने में लग गया। किचन के पिछले हिस्से की लाइट में कुछ खराबी थी। हर चीज एक गहरी अननेचुरल परछाई से ढकी हुई थी। मैंने अंधेरे में एक फिगर देखी जिसका आकार एक बड़े आदमी जैसा था। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शैडो मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत कुछ था। एक सोल्जर, एक शेफ, एक बिजनेस ओनर, इंसान। अब जो मैं हूं तुम्हारे सामने हूं। क्या तुमने कहा कि तुम अकेले हो या मैंने बस कल्पना की? मेरा मुंह सूख गया। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी। डाइनिंग रूम में मेरे पीछे से एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। मैंने जल्दी से पीछे देखा
मैं किचन में शैडो से अपनी आंखें नहीं हटाना चाहता था। बहुत लंबे समय बाद कर्नल सैंडर्स की स्टैचू फिर से हिल गई थी। अब वो डाइनिंग रूम के बीच में खड़ा था, आधा झुका हुआ था, जैसे वो छुपने की कोशिश कर रहा हो या मुझ पर झपटने के लिए तैयार हो। क्या तुम जानते हो कि मैंने इस जगह को KFC नाम क्यों दिया? शैडो ने पूछा। मैं पीछे मुड़ा और पाया कि वो भी मेरे करीब था। अब पूरी किचन में रोशनी धीमी हो गई थी और हर मिनट अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं उन दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं वहां से भागने का सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि वो मेरा पीछा कर सकते हैं, इसलिए मैं बस रुक गया। KFC, खैर इसका मतलब है केंटुकी फ्राइड। नहीं, शैडो वाला आदमी कुर्राया। उन्होंने मुझसे यही कहलवाया, लेकिन KFC मूल रूप से उस तरह के कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता था जिसे मैं अपने रेस्टोरेंट में लाना चाहता था। किलर्स फेवरेट चिकन। वहां फिर से आवाज आई। मुझे पता था कि स्टैचू पीछे हिल रहा था। डाइनिंग रूम में टेबल घसीटने की आवाजें आ रही थीं। मैं मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं किचन में शैडो की ओर पीठ नहीं करना चाहता था। किसी भी क्षण मुझे यह महसूस होने की उम्मीद थी कि वो स्टैचू मेरे पीछे आके मेरा गला दबा देगा। बेल बजी। अचानक किचन की लाइट वापस आ गई। नेक, एक परिचित आवाज ने पुकारा। तुम काउंटर के पीछे मॉप लेकर क्यों खड़े हो? यह मेंडी थी। वो सामने के दरवाजे से अंदर आई और अपने स्टाफ की चाबी से दरवाजा खोला। घंटी उस दरवाजे के ऊपर थी। जब भी कोई ग्राहक अंदर आता है तो वो घंटी बजती थी। मैंने मॉप नीचे रखा और काउंटर के सामने झुक गया। किचन में उस शैडो का कोई निशान नहीं था। जब मैंने डाइनिंग रूम की ओर देखा तो मैंने देखा कि कर्नल सैंडर्स की स्टैचू अपनी जगह पर वापस थी, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा रहती थी। हे भगवान, निक, तुम्हें क्या हुआ? मैंडी ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें KFC अकेले बंद करने को कहने के लिए मैं थोड़ी गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हें काम पूरा करने में मदद करूंगी। नेक, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उल्टी आने वाली है। बिना एक शब्द कहे मैं काउंटर पर चढ़ गया। मैंडी का हाथ पकड़ा और हम दोनों KFC को बिना लॉक किए बाहर आ गए। मैंने एक चरमराहट सुनी, जैसे वो स्टैचू हमें जाते हुए देखने के लिए हिल रही हो। वो आखिरी बार था जब मैंने KFC या किसी अन्य रेस्टोरेंट में कदम रखा था। मैंने अगली सुबह काम छोड़ दिया और अपने मैनेजर को फोन करके ये सुनिश्चित किया कि वो जानती है कि वो मेरी गलती थी। मैं नहीं चाहता था कि मैंडी मुसीबत में पड़े। हालांकि मैंने उससे काम करने के लिए कोई और जगह ढूंढने की विनती की। उसने वादा किया कि वो इसके बारे में सोचेगी। मैं कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता सका। मैंने अपना पट्टा जल्दी से समाप्त कर दिया और 1 महीने के अंदर ही शहर को छोड़ दिया।